कभी सोचा है, अगर वो जिससे तुम बेइंतहा मोहब्बत करते हो इंसान ही ना हो। मैंने उससे दिल लगा लिया, शादी कर ली, लेकिन जब सच सामने आया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या सच में वो औरत थी या फिर कोई और? यह कहानी नहीं, एक खौफनाक हकीकत है। देखिए, मेरी बीवी जिन्न थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप सुन रहे हैं बेस्ट हॉरर पॉडकास्ट हिंदी हॉरर स्टोरीज। कहानी की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। आप में से कई मेरे दोस्त लोग कहानी को तो एंजॉय करते हैं लेकिन वीडियो लाइक नहीं करते, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए वीडियो लाइक करके हमसे जुड़ जाइए। धन्यवाद। तो आइए, ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सुनते हैं आज की यह कहानी। मेरा नाम अमन है, पूरा नाम इमरान खान। आज मैं एक बहुत ही सफल बिजनेसमैन हूँ। मेरी एक खूबसूरत बीवी है, 2 छोटे छोटे बच्चे। आप कह सकते हैं कि बहुत ही प्यारी फैमिली, कंप्लीट फैमिली। आज के जमाने में जब ये बातें सुनता हूं कि भूत प्रेत जिन्नात कुछ नहीं होते, तो सुनकर बड़ा अजीब लगता है। अजीब इसलिए लगता है क्योंकि मेरे साथ हुई वह घटना जिसे मैं आज तक भुला नहीं पाया। मेरी उम्र 45 साल है और मेरी शादी 40 साल की उम्र में हुई थी। मैंने शादी इतनी लेट क्यों की? उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह थी, या फिर आप कह सकते हैं कि एक घटना। आज भी वह हादसा मेरे दिमाग में ताजा है। जब भी रात में मैं सोता हूं तो वह हादसा मेरे सपनों में आ जाता है। आज भी जब मैं किसी सुनसान रास्ते को देखता हूं तो मेरे पूरे जिस्म में सिरहन सी दौड़ जाती है। आप कह सकते हैं कि मैं पूरी तरह से डर जाता हूं। बात 1990 की है। यह वह दौर था जिसे लोग आज भी याद करते हैं और मैं तो कभी भूल ही नहीं सकता। मैं अपने घर में इकलौता लड़का था। आप समझ सकते हैं, अपने माँ बाप की इकलौती औलाद। मेरे माँ बाप ने मुझे बड़े ही नाज से पाला था और उसका अंजाम यह हुआ कि मैं थोड़ा सा बिगड़ गया, थोड़ा सा शरारती हो गया। 1990 के दौर में शरारती लोगों को बिगड़ा हुआ कहा जाता था। उस वक्त के लोगों का शरारत करने का अंदाज थोड़ा अलग था। मैं 12वीं क्लास का स्टूडेंट था। हमारे गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर हमारा स्कूल था। अब्बा ने मुझे एक साइकिल ला कर दी थी और मैं उसी साइकिल से 5 किलोमीटर का सफर तय करके स्कूल जाया करता था। इम्तिहान सर पर थे और मुझे फर्स्ट आना था। उस वक्त इंटर में बहुत कम लोगों को अच्छे मार्क्स मिला करते थे। हमारे मास्टर जी ने कहा कि हमसे ट्यूशन ले लो, क्योंकि मेरा गणित थोड़ा कमजोर था। मगर मास्टर जी के घर और हमारे घर के बीच 10 किलोमीटर का फासला था। मास्टर जी ने ही ट्यूशन के बारे में हमारे माँ बाप से बात की और फैसला यह हुआ कि कल से मैं मास्टर जी के घर ट्यूशन पढ़ने जाऊंगा। मेरा रोज का मामूल बन गया। मैं मास्टर जी के घर पर ट्यूशन पढ़ने जाने लगा। मगर जब पहले दिन मेरी अम्मी ने मुझसे कहा, बेटा, एक रास्ता जो गांव के दाएं तरफ से जाता है जंगल का, उस रास्ते से मत जाना। गांव के लोग वहां जाने से कतराते थे। मेरे दिल में यह उत्सुकता पैदा हो गई कि आखिर उस सुनसान इलाके में है क्या। मगर मैंने अम्मी की हाँ में हाँ मिलाई। ठीक है अम्मी, मैं उस रास्ते से नहीं जाऊंगा। आप जहां से कहोगी मैं वहीं से जाऊंगा। और मैं रोज जाने लगा। मगर दिक्कत यह थी कि मास्टर साहब बहुत देर तक पढ़ाते थे। इम्तिहान सर पर थे, इसलिए आते आते रात हो जाया करती थी। एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया, क्यों ना गांव के दाएं तरफ वाले रास्ते पर ट्राई मारा जाए, शायद वो रास्ता शॉर्टकट हो। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। आज भी मैं सोचता हूं कि क्यों मैं उस रास्ते से गया। आज मैं सोचता हूं कि मुझे उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए था। जब भी मैं मास्टर जी के पास ट्यूशन पढ़ने जाया करता था तो हमेशा मेरे दिल में उत्सुकता रहती थी कि आखिर अम्मी उस रास्ते पर जाने से क्यों मना करती हैं। नौजवानी की उम्र थी। एक दिन घर आते आते मेरे दिल में ख्याल आया कि कल ट्यूशन पढ़ने के लिए जल्दी निकलूंगा और उसी रास्ते से जाऊंगा जहां जाने से मां मना करती थी। और मैंने यही किया। साइकिल चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, इसीलिए मैंने साइकिल वापस मोड़ ली और सोचा कि कल कैंची लेकर आऊंगा और झाड़ियां काट लूंगा। अगले दिन मैंने ऐसा ही किया। कैंची लेकर निकला और रास्ते में जितनी भी झाड़ियां थीं उन्हें थोड़ा थोड़ा काटते हुए आगे बढ़ा। यह देखकर मैं हैरान रह गया कि वहां से मास्टर जी के घर का रास्ता बहुत छोटा था। अमूमन मुझे वहां तक पहुंचने में 2 घंटे लगते थे, लेकिन झाड़ियों वाले इस रास्ते से मैं आधे घंटे में ही पहुंच गया। मैंने सोचा कि बेकार ही मां परेशान हो रही थी। यहां से तो मैं जल्दी आ गया। मुझे लगा कि गांव के लोग एक नंबर के बेवकूफ हैं। वे यहां आने से बेवजह डरते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। यहां तो सीधा रास्ता था। मास्टर जी मुझे देखकर चौंक गए। बोले, इमरान, आज बहुत जल्दी आ गया। मैंने झूठ बोल दिया कि मैं आज घर से जल्दी निकल आया था। फिर यह मेरा रोज का मामूल बन गया। मैं रोज उसी रास्ते से जाने लगा। अब तो मुझे वहां से जाते हुए मजा आने लगा था। गाना गाते हुए अपनी धुन में बहुत तेजी से साइकिल चलाते हुए मैं चुपचाप निकल जाता। मगर एक रोज की बात है, उस दिन बहुत तेज गर्मी थी। मैं उसी रास्ते से निकल रहा था। प्यास बहुत तेज लग रही थी मगर पानी नहीं था। ऊपर से गर्मी भी असहनीय थी। तभी एक तरफ मैंने एक पेड़ देखा और सोचा कि थोड़ा सुस्ता लूं। मैं एक पेड़ के नीचे आराम से बैठ गया।
मैंने सोचा कि वैसे भी मैं जल्दी पहुंच जाता हूं, कौन सा मास्टर जी शक करेंगे। बहुत अच्छी हवा चल रही थी। मैं बैठा यही सोच रहा था कि काश पानी मिल जाए। अचानक मेरी नजर सामने पड़ी और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा था उसके ठीक सामने एक बहुत पुराना सा घर बना हुआ था। मैंने सोचा कि इतने दिनों से मैं इस रास्ते से आ रहा हूं, लेकिन यह घर मुझे पहले क्यों नहीं दिखा। लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सोचा कि शायद मेरा ध्यान नहीं गया होगा। जब मैंने घर देखा तो मेरे दिल में और उत्सुकता पैदा हो गई। इस सुनसान इलाके में आखिर रहता कौन है? शायद कोई फैमिली हो, या फिर कोई और, शायद हमारे ही गांव का कोई आदमी। अगर कोई लड़का हुआ तो उससे दोस्ती भी हो सकती है। यह सोचकर ही मेरे कदम घर की तरफ बढ़ गए। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं घर के दरवाजे तक पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचते ही मेरे कदम ठिठक गए और मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने सोचा, हो सकता है कि उस घर में कोई हो ही ना। फिर ख्याल आया कि शायद उस घर में कोई लड़की होगी और उसके अब्बा काम पर गए होंगे, लेकिन अगर वे आ गए तो मुझे देखकर क्या सोचेंगे। फिर सोचा, प्यास तो बहुत तेज लगी है, कोई भी हो क्यों ना पानी मांग लिया जाए। यह सोच ही रहा था कि अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पास से कोई बहुत तेजी से गुजरा। क्योंकि मैं सोच में डूबा हुआ था, उसके अचानक निकल जाने से मैं बुरी तरह डर गया। जब मैंने देखा तो वह सिर्फ एक बिल्ली थी, जो दरवाजे के पास लगी थोड़ी सी टूटी हुई खिड़की से अंदर चली गई। फिर मुझे खुद पर हंसी आ गई। वाह रे अमन, बिल्ली से डर गए। हिम्मत करके मैंने दरवाजा खटखटाया, पर कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने आवाज लगाई, घर में कोई है जो मुझे एक गिलास पानी पिला दे, मुझे बहुत प्यास लगी है। जो जवाब आया उस पर मुझे यकीन ही नहीं हुआ। वह बहुत ही सुरीली किसी लड़की की आवाज थी। उसने कहा, घर में कोई नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैं जवान था। लड़की की आवाज सुनकर मेरी उत्सुकता और बढ़ गई। शायद वह बहुत खूबसूरत होगी। मैंने फिर आवाज लगाई, मुझे सिर्फ एक गिलास पानी पिला दो, मैं चला जाऊंगा। कुछ देर बाद उसकी आवाज आई, रुकिए, मैं आपको पानी देती हूँ। थोड़ी देर बाद दरवाजा हल्का सा खुला और एक बहुत खूबसूरत हाथ जिसमें गिलास था मेरे सामने आ गया। उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया था। मैंने गिलास ले लिया और एक ही सांस में पी लिया। मेरी हैरत का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसने मुझे जो पिलाया था वह पानी नहीं बल्कि बहुत ठंडा दूध था। दूध पीते ही मुझे पता नहीं क्या हुआ, 1 सेकंड में गर्मी का एहसास खत्म हो गया। ऐसा लगा जैसे गर्मी थी ही नहीं। मेरे गले में ठंडक उतर गई। समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर दूध था या पानी, पर जो भी था बहुत ही लजीज था। मेरी सारी थकान बस 1 मिनट में दूर हो गई। मैंने गिलास उसे वापस दे दिया। अब मेरा उससे बात करने का मन कर रहा था। बड़ी हिम्मत जुटाकर मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की की आवाज आई, मेरा नाम जीनत है। मेरे अब्बा काम पर गए हैं, मैं घर पर अकेली हूं। उन्होंने मना किया है कि जब तक वे घर ना आ जाएं, मैं किसी अजनबी से न मिलूं। मैंने पूछा, तुम्हारा कोई भाई नहीं है? उसने जवाब दिया, नहीं, मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूं। मेरी माँ कुछ साल पहले इस दुनिया से चली गई, अब सिर्फ मेरे अब्बा हैं। फिर वह घबराई हुई आवाज में बोली, अब तुम जल्दी से चले जाओ, मेरे अब्बा के आने का वक्त हो गया है। वे दोपहर में खाना खाने के लिए आते हैं। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो कयामत आ जाएगी। मैंने उसे शुक्रिया कहा और वहां से चल दिया। रास्ते भर मैं बस उसकी आवाज के बारे में ही सोचता रहा कि जिसकी आवाज इतनी खूबसूरत है उसका चेहरा कितना दिलकश होगा। पता नहीं दिल में कौन कौन से ख्याल आते रहे। फिर सोचा, काश उस लड़की से मेरी दोस्ती हो जाए। यही सोचते सोचते कब मास्टर जी का घर आ गया मुझे पता ही नहीं चला। उस दिन पढ़ाई में मन ही नहीं लगा। वापसी में सोचा कि एक बार उससे फिर मिलूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि नहीं, कल मिलूंगा, क्योंकि वापसी में अक्सर शाम हो जाया करती थी। रात भर मेरे ख्वाबों में सिर्फ उसी की आवाज गूंजती रही। ऊपर से दिल में यह ख्याल भी आता कि आखिर इतने सुनसान इलाके में वह घर मुझे पहले क्यों नहीं दिखाई दिया। आखिर वे लोग अकेले उस सुनसान इलाके में क्यों रहते हैं, क्या वजह रही होगी। यही सब सोचते सोचते मैं नींद की वादियों में कब चला गया मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वही आवाज बसी हुई थी। दिल एक ही बात सोच रहा था कि उस लड़की का चेहरा कैसा होगा, पर पता नहीं क्यों मैं अपने अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे बदन में बहुत सारी ताकत भर दी हो। सच कहूं तो जब से मैंने वह दूध पिया था तब से मेरे अंदर एक अजीब सा सुरूर और ताकत का एहसास हो रहा था। ये बातें मेरी समझ से बाहर थीं। मैं बस उस लड़की का चेहरा देखना चाहता था। सच कहूं तो दिल ही दिल में न जाने कितने सपने सजा लिए थे और दिमाग में न जाने क्या क्या भर लिया था। फिर मैंने यही सोचा कि पहले उस लड़की को देख तो लूं, अभी तो सिर्फ उसकी आवाज सुनी है, पता नहीं वह मेरे बारे में क्या सोचती होगी। चलो आज फिर चलकर देखते हैं। यही सोचकर बेमन से मैं कॉलेज गया। वहां भी पढ़ाई में मेरा मन नहीं लग रहा था। मैं तो बस इस इंतजार में था कि ट्यूशन जाने का वक्त कब होगा ताकि मैं फिर उसी घर पर जा सकूं। आखिर वह वक्त आ ही गया।
इस बार मैं थोड़ा तैयार होकर अम्मी से कहकर ट्यूशन के लिए निकल पड़ा। अपनी ही धुन में साइकिल चलाते हुए मैं उसी रास्ते पर फिर से जा पहुंचा। मैंने उसी पेड़ के नीचे बैठकर सामने वाले मकान को देखने लगा। इस बार पता नहीं मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई थी। हालांकि यह हिम्मत कल मेरे अंदर नहीं थी। मेरे कदम खुद ब खुद उस मकान की तरफ बढ़ गए। इस बार मैंने फिर वही आवाज लगाई, कोई है घर में? अरे कोई है घर में? लेकिन घर के अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैं बड़ा हैरान था कि कल जब मैंने इसी वक्त आवाज लगाई थी तो वहां एक लड़की थी। फिर सोचा शायद वह आज घर पर नहीं होगी। फिर ख्याल आया कि शायद वह कहीं बाहर गई हो। इसी बीच एक बार फिर मेरी रूह कांप गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बगल से कोई तेजी से निकला हो। जब मैंने ध्यान से देखा तो वही कल वाली काली बिल्ली थी जो मुझे घूर कर देख रही थी। उसकी आंखें देखकर मैं हैरान रह गया। वह बिल्ली काली जरूर थी लेकिन उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं। उसने मुझे घूरकर देखा और फिर छलांग लगाकर अंदर की तरफ चली गई। मेरी सांस में सांस आई, लेकिन समझ नहीं आया कि आखिर यह बिल्ली इतनी तेजी से मेरे पास ही क्यों आती है और हमेशा उसी खिड़की की तरफ क्यों जाती है। क्या इसकी कोई खास वजह है? लेकिन फिर मैंने सोचा कि यह सब ख्याल बेकार है। मैंने फिर आवाज लगाई, अरे कोई है घर में? फिर से वही लड़की की आवाज आई जो कल आई थी। जी मैं हूं। मैंने उससे कहा, मुझे प्यास लगी है। उसने जवाब दिया, ठीक है मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद वह एक गिलास में पानी लेकर आई, मगर इस बार घटना थोड़ी अलग थी। इस बार भी उसके हाथ में दूध ही था, लेकिन दरवाजा पूरा खुला हुआ था और वह मेरे सामने खड़ी थी। मैंने गिलास से दूध पिया और फिर उससे पूछा, तुम्हारे घर में तुम्हारे अब्बा नहीं है? इस पर उसने कहा, नहीं। फिर उसने पूछा, आप यह बात क्यों पूछ रहे हैं? मैंने जवाब दिया, बस मैं उनसे मिलना चाहता था। उसने कहा, मेरे अब्बा किसी से नहीं मिलते, उनकी बहुत दुश्मनियां हैं, इसलिए हम इस सुनसान इलाके में रहते हैं। मेरे अब्बा की किसी से बनती नहीं है। मैंने कहा, मैं एक शरीफ घराने से ताल्लुक रखता हूं और ऊंचे खानदान से हूं, पर पता नहीं क्यों जब भी यह मकान देखता हूं और तुम्हारी आवाज सुनता हूं, मेरे कदम खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींचे चले आते हैं। यह सुनकर वह जोर जोर से हंसने लगी। मुझे याद है उसने काले रंग का सलवार कमीज पहना हुआ था। उसके बाल खुले हुए थे, बहुत लंबे और घने। उसकी आंखें बेहद खूबसूरत थीं, पलकें घनी थीं। उसका दुपट्टा कंधों से नीचे लटका हुआ था। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे वह इस दुनिया की ही नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा लगा जैसे वह किसी और ही ग्रह से आई हो। उसे देखते ही मेरी जुबान से अचानक निकल गया, बचपन में परियों की कहानियां सुना करता था, लेकिन आज तुम्हें देखकर एहसास हुआ कि परी जैसी भी होती होगी, पर यकीन मानो तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं होती यही होगी ताता। मुझ में यह कहने की हिम्मत कहां से आई? मैं खुद इस पर हैरान था। यह सुनकर वह खिलखिलाकर हंस दी और मैं हैरान रह गया। मुझे लगा था कि शायद वह मेरी बात से नाराज हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। फिर वह बोली, तुम सोच रहे होगे कि मैं इतनी जल्दी तुमसे बेतकल्लुफ क्यों हो गई। ऐसा इसलिए है कि मैं अकेले घर में रहकर बोर हो गई हूं। न मेरा कोई दोस्त है, न मेरी कोई सहेली, न हमारा कोई पड़ोस। और मैं बेवकूफ उसकी बातें सुनकर भी यह अंदाजा नहीं लगा सका कि इतने सुनसान इलाके में यह लड़की अकेली रहती है और कह रही है कि उसके अब्बा नहीं है। क्या वह सच बोल रही है? सच तो यह है कि उसी वक्त मैंने दिल में फैसला कर लिया था कि अगर मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा, वरना मैं सारी जिंदगी कुंवारा ही रहूंगा। मैंने उससे पूछा, हम फिर मिल सकते हैं? उसने कहा, हाँ मिल सकते हैं, कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम सिर्फ इसी वक्त मुझसे मिलने आया करोगे। शाम को या सुबह कभी भी मुझसे मिलने नहीं आओगे। मैंने उससे इसकी वजह पूछी तो उसने वही पुरानी बात दोहरा दी कि उसके अब्बा हैं जो यह सब पसंद नहीं करते। अगर उन्होंने देख लिया तो बहुत नाराज हो जाएंगे। मैं उसे देखकर और उसकी मोहब्बत में इस कदर दीवाना हो चुका था कि उसकी हर बात मानने को तैयार था। धीरे धीरे यह सिलसिला आगे बढ़ता गया और इस तरह हमें मिलते हुए 1 महीना बीत गया। इस 1 महीने में हम दुनिया जहान की बातें करते रहे। वह मुझसे शहरों और गांवों के बारे में पूछती। वह जानना चाहती थी कि गांव के लोग कैसे होते हैं। मैं उसे सब कुछ बताता। उसका कहना था कि उसने कभी गांव या शहर नहीं देखा। वह कभी वहां से बाहर निकली ही नहीं क्योंकि उसके अब्बा ने उसे कहीं जाने ही नहीं दिया। मैं उसकी हर बात को सही समझता था क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करने लगा था। मैं उसे हमेशा कहता, चलो मैं तुम्हें गांव दिखाता हूं, लेकिन वह अक्सर मना कर देती। नहीं, मैं यहां से नहीं निकल सकती। एक दिन मैंने फैसला कर लिया कि आज मैं उसे अपने दिल की बात कहकर ही रहूंगा। उस दिन मैंने साफ साफ कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने जवाब दिया, मैं इसका जवाब कल दूंगी। अब मुझे फिर से अगले दिन का इंतजार था, लेकिन मैंने एक अजीब बात पर हमेशा गौर किया था। इस 1 महीने में जब भी मैं उससे मिलने गया और मैंने आवाज लगाई
तो उसकी आवाज कभी पहली बार में नहीं आई। हमेशा वही काली बिल्ली मेरे पास से गुजरती, खिड़की के पास जाती और अंदर चली जाती। फिर जीनत की आवाज आती, लेकिन जब मैं उसका चेहरा देखता तो यह पूछना भूल जाता कि आखिर यह माजरा क्या है। फिर मैं दूसरे दिन अपने वादे के मुताबिक उसी घर गया, लेकिन न तो वहां जीनत मिली और न ही वह बिल्ली। मैंने बहुत आवाजें लगाई मगर कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा था। 2-3 दिन इसी तरह गुजर गए। मैं रोज वहां जाता और आवाज लगाकर थक जाता, मगर वहां सन्नाटे और साएं साएं की आवाजों के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं देता था। मैं जीनत से बहुत मोहब्बत करने लगा था। फिर मुझे लगा कि कहीं उसके अब्बा को हमारे मिलने की भनक तो नहीं लग गई। क्या उन्होंने जीनत को यहां से दूर ले जाया होगा? लेकिन मेरा दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। मोहब्बत जो हो गई थी। इसी बीच इम्तिहान आ गए और मैं उनमें व्यस्त हो गया। कुछ दिनों बाद मेरा रिजल्ट आया। मेरी उम्मीद के मुताबिक मैं फर्स्ट आया था। मेरे मास्टर जी मुझे बधाई देने मेरे घर आए। उन्होंने मेरी बहुत तारीफ की और कहा कि मैं पढ़ने में बहुत होशियार हूं और मैंने बहुत मेहनत की है। मेरे नंबर भी बहुत अच्छे आए थे। उन्होंने घर वालों से कहा कि मेरा किसी अच्छे कॉलेज में, किसी बड़े शहर के प्रतिष्ठित संस्थान में एडमिशन कराया जाए। अब घर वालों ने मुझ पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि मैं किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला ले लूं। लेकिन मैं जीनत से नहीं मिला था। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह कहां चली गई। क्या उसे जमीन ने निगल लिया या आसमान खा गया? आखिरकार एक दिन मैंने फैसला कर लिया, मैं उसी वक्त उसके घर जाऊंगा जिस वक्त उसने मुझे आने से मना किया था। अगर उसके अब्बा मुझे मिल गए तो मैं उनसे साफ साफ कह दूंगा कि मैं जीनत से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं और उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं बहुत शरीफ खानदान का लड़का हूं और मैं चाहता हूं कि वह अपनी बेटी का हाथ मुझे सौंप दे। मेरे दिल से सारे खौफ मिट चुके थे। पता नहीं क्यों मैं इतना निडर कैसे हो गया था। मैंने पूरी तरह फैसला कर लिया था कि अगर उसके अब्बा मिले तो मैं उनसे बात करूंगा, क्योंकि मैं जीनत से बेइंतहा मोहब्बत करता था और मैं किसी भी हाल में उसे खोना नहीं चाहता था। मैं उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता था। फिर मैं उसी वक्त उसके घर पहुंच गया जिस वक्त उसने मुझे आने से मना किया था। मैं सुबह 10 बजे तैयार होकर गांव के रास्ते से दाहिनी तरफ जंगल की ओर मुड़ गया, जहां मेरी मोहब्बत जीनत थी। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि वही बिल्ली उसी दरवाजे के पास बैठी हुई थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। जैसे ही उस बिल्ली ने मुझे देखा, वह खड़ी हो गई और बड़े प्यार से मुझे देखने लगी। मैंने उस बिल्ली को बड़े गौर से देखा, खास तौर पर उसकी आंखें। इस बार पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक अजीब सी दिलचस्पी पैदा हो गई थी। मैंने सोचा कि अगर आज जीनत से मुलाकात हो गई तो मैं उससे जरूर पूछूंगा, मेरी मेपा की शे मेथी हर तिका, क्या यह बिल्ली तुम्हारी पालतू है? वह बिल्ली मुझे बड़े गौर से और बड़े ही प्यार से देखे जा रही थी, या यूं कहिए कि वह मुझे निहार रही थी। मगर जैसे ही मैंने उसकी आंखों की तरफ ध्यान से देखना शुरू किया, उसने अचानक छलांग लगाई और फिर से उसी खिड़की की तरफ भाग गई। यह देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई। हमेशा की तरह वह बिल्ली खिड़की के अंदर गई और फिर वापस नहीं आई। मैंने दरवाजा खटखटाया, तभी अंदर से जीनत की आवाज आई, आती हूं। पर आते आते उसने कहा, मैंने तुमसे मना किया था ना इमरान, इस वक्त आने के लिए। मैंने देखा कि जीनत बहुत घबराई हुई थी। मैंने पूछा, क्या बात है जीनत, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? उसने कहा, मैंने तुमसे मना किया था इस वक्त आने के लिए। तुम्हें पता है ना, मेरे अब्बा इस वक्त मौजूद होते हैं। वह अभी अभी बाहर निकले हैं और थोड़ी ही देर में लौट आएंगे। अगर उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो यकीन मानो कयामत आ जाएगी। मेरे अब्बा बहुत जालिम हैं। मैंने भी बड़ी दिलेरी से कहा, आज मैं मामला साफ करने आया हूं। तुम्हारे अब्बा चाहे जितने भी जालिम क्यों ना हो, लेकिन मेरी मोहब्बत तुमसे सच्ची है। मैं हर बड़े से बड़ा खतरा लेने के लिए तैयार हूं, और यह बात सच थी। मैं उसके लिए कितना भी बड़ा खतरा मोल लेने को तैयार था। मैंने उससे कहा, जीनत, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं और मैं तुम्हारा जवाब लेने के लिए आया हूं। इतने दिनों से तुम नहीं थी, तुम सोच भी नहीं सकती कि मेरे दिल में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। तुमने मुझे बुलाया था, मगर मैं बहुत बार तुम्हारे घर आया, फिर भी तुम नहीं मिली। अब मैं शहर जा रहा हूं, तुम्हारा जवाब सुने बिना मैं कैसे जाऊंगा? और सच तो यह है कि तुमसे शादी किए बिना मैं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। जीनत, मैं तुमसे दीवानों की तरह प्यार करता हूं। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? उस वक्त वह वाकई डरी हुई थी। क्या वजह थी? न तो मैंने उससे पूछा और न ही उसने मुझे बताया, क्योंकि मुझे सिर्फ अपने जवाब का इंतजार था। इस डर के माहौल में भी वह मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट इतनी कातिल थी कि कोई भी उसकी एक मुस्कुराहट के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता। उसने कहा, मैं भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करती हूं इमरान। अगर यूं कहूं कि मैं तुमसे मोहब्बत तुमसे ज्यादा करती हूं तो यह गलत नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूं, मगर तुम अभी जाओ, मैं तुमसे कल दोपहर के वक्त मिलूंगी। मैंने जीनत से कहा, इससे पहले भी तुमने यही कहा था। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया,
मैं वादा करती हूँ, कल तुम 2 बजे यहाँ आना, मैं तुमसे जरूर मिलूंगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मैंने कहा, कौन सी शर्तें? उसने कहा, इस बारे में हम कल बात करेंगे। कल तुम दोपहर 2 बजे यहाँ आना, अभी यहाँ से चले जाओ। मैंने फिर पूछा, क्या वाकई तुम मुझसे शादी करोगी? उसने कहा, हाँ क्यों नहीं। मेरा जवाब हाँ है। हम इस बारे में कल और तफसील से बात करेंगे, अभी तुम यहाँ से जाओ, अभी तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मैंने उससे कहा, तुम्हारी शर्तें क्या हैं? उसने कहा, हम सारी बातें कल करेंगे, मैं अपनी शर्तें भी कल ही बताऊंगी और अपनी जिंदगी के बारे में भी तुम्हें कल ही बताऊंगी। मैंने उससे कहा, मुझे कल का इंतजार रहेगा। वाकई मुझे कल का इंतजार बड़ी बेसब्री से था। उसकी बात सुनकर मैं वहां से चला आया और घर जाकर चुपचाप लेट गया। अब मेरे दिल में एक ही ख्याल आ रहा था कि अभी तक जीनत के बारे में मैंने किसी से भी जिक्र नहीं किया था। मैं सोचने लगा कि मैं अपने घर वालों को शादी के लिए कैसे राजी करूंगा। मैं अपने दिमाग में बहुत से बहाने तलाश करने लगा, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे घर वाले इतनी आसानी से मेरी बात नहीं मानेंगे। मैं अभी पढ़ रहा था, न मेरी कोई नौकरी थी और न ही मेरी कोई कमाई। इस साल मैंने इंटर पास ही किया था और अब मैं कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था। क्या मेरे घर वाले मेरी बात मानेंगे? यही सब बातें सोच सोच कर मैं बहुत दूर निकल गया अपनी ही सोच में। फिर मैंने सोचा, जो होगा देखा जाएगा। पता नहीं मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। मैं अपनी सोच पर खुद हैरान था। पता नहीं क्यों मुझ में इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया था कि मैं अपने घर वालों को मना लूंगा। फिर मैं जीनत की शर्तों के बारे में सोचने लगा। फिर मैं उसके अब्बा के बारे में सोचने लगा, क्योंकि अभी तक जीनत ने यही बताया था कि उसके अब्बा काम पर चले जाते हैं और हमारा मिलना जुलना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन सच कहूं तो मैं हकीकत में उसके अब्बा से मिलना चाहता था, मगर मैंने आज तक वहां उसके अब्बा को नहीं देखा था। कभी कभी मेरे दिल में यह ख्याल भी आता था कि जीनत सच बोल रही है या झूठ। पता नहीं उसके अब्बा हैं भी या नहीं, लेकिन मैं उसका इस कदर दीवाना हो गया था कि उसकी हर बात पर यकीन करने को दिल करता था। यही सोचते सोचते मैं नींद की वादियों में कब चला गया मुझे पता ही नहीं चला। रात भर मुझे जीनत के ही ख्वाब आते रहे। दूसरे दिन मैं वादे के मुताबिक उसके घर चला गया। फिर मैंने उसके दरवाजे पर आवाज लगाई, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। और फिर वही घटना हुई जो उसके घर पर जाकर बार बार मेरे साथ होती थी। वही बिल्ली दोबारा मेरे सामने थी और मुझे प्यार से देखने लगी। फिर उसने वही हरकत की, खिड़की पर कूदी और अंदर चली गई। मैंने दोबारा जीनत को आवाज लगाई और दरवाजा खटखटाया। फिर उसकी आवाज आई, रुको इमरान, मैं आती हूं। जब उसने दरवाजा खोला उस वक्त भी वह काले कपड़े पहने हुए थी। मैं बयान नहीं कर सकता कि वह कितनी खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह मेरे साथ जाने को तैयार थी। मैंने मजाक में उससे पूछ लिया, क्या बात है? ऐसा लग रहा है जैसे तुम पूरी तैयारी के साथ बैठी हो। हाँ, तुमने सही कहा, मैं वाकई तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार बैठी हूँ। चलो आज थोड़ी दूर चलते हैं और बात करते हैं। आज उसने पहली बार मुझसे यह बात कही थी। यह सुनकर मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, पर मैं दिल ही दिल में खुश था। मैंने उससे पूछा, बताओ जीनत, तुम्हारी शर्तें क्या हैं? मेरी शर्त यह है कि तुम मेरे घर वालों और मेरे खानदान वालों के बारे में कभी नहीं पूछोगे। यह सुनकर मुझे झटका लगा। मैंने कहा, जीनत, जब मैं अपने घर वालों से तुम्हें मिलवाऊंगा तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? उन्हें क्या कहूंगा? वे तो मुझसे जरूर पूछेंगे, तुम्हारे वालिद का नाम, तुम्हारी माँ का नाम, तुम्हारे खानदान का नाम, तुम्हारा घर, तुम्हारा पता। उसने साफ शब्दों में कहा, मेरी पहली शर्त यही है, न तो तुम कभी मुझसे मेरे घर वालों के बारे में पूछोगे और न ही खानदान वालों के बारे में। तुमने कहा था ना कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, बोलो करते हो कि नहीं? मैंने कहा, क्यों नहीं, क्या तुम्हें इस पर कोई शक है? नहीं, शक नहीं है, मुझे तुम पर पूरा एतबार है। और मेरी दूसरी शर्त यह है कि तुम अपने घर वालों को यह नहीं बताओगे कि मैं कहाँ रहती हूँ, क्योंकि अगर तुम उन्हें यह बताओगे कि मैं इस सुनसान इलाके में अपने अब्बा के साथ रहती हूँ तो वे हमें अपनाने के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे। इमरान, यह सब तुम्हें करना है। कैसे करना है वह तुम जानो, कौन सा बहाना बनाना है वह तुम जानो। मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूं। उसकी बात सुनकर मैं गहरी सोच में पड़ गया, क्योंकि मेरे सामने एक ही मिशन था, अपने घर वालों को शादी के लिए कैसे तैयार करूं। ऐसा कौन सा बहाना बनाऊं जिससे वे जीनत को अपनाने के लिए राजी हो जाएं। मैंने उससे कहा, तो क्या तुम मेरे साथ भागकर चलोगी? क्या तुम अपने अब्बा को नहीं बताओगी? यह सुनकर मैंने उसके चेहरे पर एक डर की लहर देखी। उसने कहा, सोचना भी मत इमरान, अगर मेरे अब्बा को पता लग गया तो वे मुझे भी मार देंगे और साथ में तुम्हें भी। मैंने उससे कहा, लेकिन एक ना एक दिन तो उन्हें पता चलेगा ही। उसने जवाब दिया, वह तो मुझ पर छोड़ दो, उन्हें कभी पता नहीं चलेगा। और मेरी सबसे अहम शर्त यह है कि शादी के बाद तुम इस जंगल की तरफ कभी भी नहीं आओगे। मुझसे वादा करो, यहां कभी भी नहीं आओगे। मैं उससे बहुत कुछ कहना चाहता था, पर जुबान साथ नहीं दे रही थी, मानो किसी ने अंदर से रोक लिया हो। और एक अजीब ताकत जो मेरे अंदर पहले दिन से थी, मुझे यही कह रही थी कि मैं ये सब कुछ कर लूंगा। उसने कहा,
इमरान, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का वक्त देती हूँ। 1 हफ्ते बाद तुम मुझे यहां से ले जाओ। 1 हफ्ता बहुत है तुम्हें अपने घर वालों को राजी करने के लिए। मैंने कहा ठीक है। हालांकि मेरे दिल में बहुत से सवाल थे, लेकिन मैंने सोचा कि पहले मेरे घर वाले शादी के लिए तैयार हो जाएं। फिर जो भी सवाल होंगे मैं जीनत से पूछ लूंगा, क्योंकि तब वह मेरी बीवी होगी और बीवी अपने शौहर से कुछ नहीं छुपाती। मैं बस किसी भी हद तक जाकर उसे पाने के लिए तैयार था। मेरे दिल में बस यही चल रहा था कि मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं जीनत को 1 हफ्ते के अंदर लेकर जाऊंगा और उसे अपनी बीवी बनाऊंगा। मैंने उससे कहा ठीक है, अब मैं 1 हफ्ते बाद ही तुम्हें लेने आऊंगा। तो उसने कहा ठीक है, मगर एक बात का खास ख्याल रखना, जब तुम मुझे लेने के लिए आना तो इस बार रात को ही आना। मैंने उससे कहा पर तुम्हारे अब्बा तो रात में रहते हैं, तुमने कहा था। उसने जवाब दिया मैं कुछ सोच समझ कर ही कह रही हूं। 1 हफ्ते बाद अब्बा 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। फिर मैंने कहा तो फिर दिन में क्यों नहीं? उसने कहा मैंने कहा था इमरान, ज्यादा सवाल जवाब मत करो, मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी, मगर अभी नहीं। लेकिन उन सवालों के जवाब कभी नहीं दूंगी जिनके बारे में मैंने तुमसे पहले ही कहा था। जो मेरी शर्तें थीं कि तुम कभी मेरे बारे में, मेरी जिंदगी के बारे में, मेरे माँ जी, अतीत के बारे में नहीं पूछोगे। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा तुम रात को 10 बजे के बाद आ जाना, मैं दरवाजे पर तैयार मिलूंगी। यह कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। आज पहली बार उसने मुझे छुआ था और मैंने पहली बार उसके स्पर्श को महसूस किया था। जैसे ही उसने मुझे छुआ, पता नहीं मुझे क्या हुआ, बदन में एक अजीब सी खुशनुमा लहर दौड़ गई और मैं उससे कहने लगा जीनत तुम फिक्र मत करो, मैं 1 हफ्ते बाद हर हाल में तुम्हें यहां से लेकर जाऊंगा। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा। उसने मुझसे वादा लिया कि मैं 1 हफ्ते बाद आकर उसे ले जाऊंगा और मैं उससे वादा करके वहां से चला आया। अब मेरा सिर्फ यही काम था कि इस 1 हफ्ते के अंदर अपने घर वालों को शादी के लिए राजी करूं। मैं कोई ऐसा बहाना तलाशने लगा, कोई ऐसा झूठ जो मेरे घर वालों को सच लगे। सोचते सोचते मेरे दिमाग में एक प्लान आया। मैंने उस प्लान को बहुत ही गहराई से सोचा और फिर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। मुझे पूरा विश्वास हो गया कि यह प्लान काम कर जाएगा। अब मैं थोड़ा बेफिक्र हो गया, बस मुझे इस प्लान पर अमल करना था। फिर मैंने फैसला किया कि कल मैं अपने इस प्लान को अंजाम दूंगा। सबसे पहले मैं अपनी माँ से बात करूंगा, क्योंकि मेरी अम्मी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। अगर अम्मी को राजी कर लिया तो समझो अब्बा को भी राजी कर लिया, क्योंकि मेरे अब्बा बहुत ही सीधे साधे थे और अम्मी की हर बात मानते थे। ये सारी बातें सोचते सोचते रात हो गई और इन्हीं ख्यालों में कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह मेरी आंख खुली और मैं सोचने लगा कि जो प्लान मैंने बनाया है उस पर अमल कैसे किया जाए, शुरुआत कहाँ से की जाए। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि शुरुआत माँ से की जाए। मैं अपने प्लान के मुताबिक अपनी माँ के पास गया और उनसे कहा कि मुझे उनसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं उन्हें अकेले में ले गया और अपनी शक्ल बहुत ही डरी हुई बना ली। मेरी माँ मुझे देखकर घबरा गई और बोली क्या बात है इमरान, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? खैरियत तो है ना? इम्तिहान में तो तुम अव्वल आए हो और तुम्हारी छुट्टियां भी चल रही हैं। फिर क्या बात है? मैं देख रही हूं कि बहुत वक्त से तुम कुछ खोए खोए से रहते हो। उसी वक्त मेरे दिल में ख्याल आया कि माँ सही कह रही थी। जब से मेरी मुलाकात जीनत से हुई थी तब से मैं घर में बहुत कम वक्त बिता रहा था, पहले की तरह नहीं रहता था। मैं अपनी ही दुनिया में मग्न था। यह सोचने का वक्त ही नहीं मिला कि मेरे घर वाले भी मेरी हालत को नोटिस कर रहे हैं। पर माँ के यह कहने से मुझे फायदा ही मिलने वाला था। मैंने अपनी माँ से कहा माँ, बहुत बड़ी परेशानी है। मैं बहुत वक्त से आपको बताने की सोच रहा था मगर हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पता नहीं आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मेरी माँ ने कहा कैसी बातें करता है बेटा, मुझे तुझ पर पूरा यकीन है कि मेरा बेटा कोई गलत काम नहीं कर सकता। हमने तेरी परवरिश अच्छे से की है और मुझे अपनी परवरिश पर पूरा यकीन है। मैंने अपनी माँ से कहा मेरा दूसरे गांव में एक दोस्त है जो हमारे गांव के करीबी है। उसकी एक बहन है, माँ बाप हैं और अच्छी खासी जमीन भी है, मगर उसकी रंजिश गांव के ही चौधरी से चल रही है। उस चौधरी की नीयत मेरे दोस्त की जमीन पर खराब है। कुछ दिनों पहले ही चौधरी ने मेरे दोस्त के बाप को गोली मार दी। यह सदमा मेरा दोस्त और उसकी माँ बर्दाश्त नहीं कर सके और दोनों इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब मेरा दोस्त और उसकी बहन ही बचे हैं, मगर उनकी जान भी खतरे में है। मेरा दोस्त और उसकी बहन अपने घर से दूर किसी दूसरे गांव में छुप कर रह रहे हैं। चौधरी की पहुंच बहुत दूर तक है, पुलिस भी उससे मिली हुई है। मेरा दोस्त बहुत परेशान है। वह कुछ सालों के लिए गांव से दूर चले जाना चाहता है, मगर अपनी बहन की वजह से ज्यादा फिक्रमंद है। उसकी बहन बहुत खूबसूरत है और चौधरी की नीयत उसी पर खराब है। मेरा दोस्त मुझसे कह रहा था कि क्या वह अपनी बहन को कुछ दिनों के लिए मेरे घर में रख सकता है। मैं इसी बात को सोच सोचकर परेशान हो रहा था। मेरी माँ मेरी बातें बहुत गौर से सुन रही थी। उसे मुझ पर बहुत भरोसा था। उसने मुझसे कहा यह भी कोई कहने की बात है? क्यों नहीं, यह तो बेटी की इज्जत का मामला है। फिर एक दोस्त ही तो दूसरे दोस्त के काम आता है।
तुम अपने दोस्त और उसकी बहन को यहां बुला लो। हम इसी गांव में तुम्हारे अब्बा से कहकर उनका फैसला करा देंगे। मेरे अब्बा गांव के इज्जतदार आदमी थे। मैंने कहा, ठीक है माँ, अगले हफ्ते उसे यहां बुला लूंगा। मेरी माँ ने कहा, अगले हफ्ते क्यों? तुम उसे कल ही यहां बुला लो। कहीं ऐसा ना हो कि गांव का चौधरी उसके साथ कोई उल्टा सीधा कर दे, कहीं उनकी जान न ले ले। मैंने अपनी माँ से कहा, घबराओ मत माँ, अभी वह छुपा हुआ है। उसी ने मुझसे कहा है कि मैं थोड़े वक्त बाद उसे बुलाऊं। मेरी माँ ने कहा, ठीक है। मैंने उनसे पूछा, अब्बा कहीं नाराज तो नहीं होंगे? माँ ने कहा, नहीं, अगर होंगे भी तो मैं देख लूंगी। तू परेशान मत हो, बस अपना फर्ज निभा। उनकी बात से मैं मुतमईन हो गया, मगर हैरत में भी पड़ गया। झूठ तो मैंने बहुत पक्का बोला था, मगर मुझे इस बात का यकीन नहीं था कि मेरी माँ इतनी आसानी से मान जाएंगी। मुझे लगा था कि वह थोड़ा बहुत शक करेंगी, मगर मेरी माँ तो बहुत बहादुर निकली। मैं खुश हो गया और वहां से चला आया। अब मेरा एक प्लान कामयाब हो गया था। अब दूसरा प्लान यह था कि माँ ने मुझसे कहा था कि दोनों को बुला कर लाना, मगर न तो मेरा कोई दोस्त था, और अगर मैं किसी दूसरे दोस्त को इस प्लान में शामिल करता तो आगे चलकर मेरा पर्दाफाश हो सकता था झूठ का। फिर मैंने यह सोचा कि चलो, एक तो प्लान कामयाब हो ही गया है, दूसरा भी कामयाब हो जाएगा, कुछ ना कुछ कर लेंगे। मैं एक एक दिन गिनने लगा। वक्त मानो थम सा गया था। मुझे एक एक दिन काटना भारी पड़ रहा था। आखिरकार वह वक्त आ ही गया जो मेरी जिंदगी में नहीं आना चाहिए था। यह मैं आज सोचता हूं, मगर उस वक्त मैं बहुत खुश था। जब वह दिन आया तब मैंने अपनी माँ को बताया, माँ, आज का दिन है, मेरे दोस्त ने मुझे रात में बुलाया है। मेरी माँ को मेरी फिक्र हुई। उसने मुझसे कहा, क्या तू अकेला जाएगा? मैंने कहा, हाँ। मेरी माँ ने कहा, नहीं बेटा, अगर तुम कहो तो तुम्हारे साथ तुम्हारे अब्बा को भेज दूं या फिर गांव के 2-3 और लोगों को साथ भेज दूं। मैंने अपनी माँ से कहा, नहीं माँ, मेरे दोस्त ने मुझे अकेले ही बुलाया है, इसलिए उसने रात का वक्त चुना है। किसी को कोई शक भी नहीं होगा, वह यहां से थोड़ी ही दूर पर खड़ा होगा। मैं जल्दी आ जाऊंगा। पर मेरी माँ मानने को तैयार नहीं थी। मेरे बहुत कहने पर वह तैयार हुई। मैं आधी रात को साइकिल लेकर जीनत के घर की ओर चल दिया। रात का सन्नाटा था। पहली बार मैंने गांव के दाहिनी तरफ रात में सफर किया। दिल दहला देने वाली खामोशी थी। पहली बार मुझे एक अनजाने खौफ का एहसास हुआ। मैं खेतों की पगडंडी पर साइकिल चलाता हुआ रात के सन्नाटे में चला जा रहा था। बड़े बड़े घने और लंबे पेड़ मानो मुझे घूर रहे थे। साइकिल चलाते वक्त एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे मैं अकेला नहीं हूं, जैसे मेरे पीछे कोई और भी चल रहा हो। जब मैं पलट कर देखता तो सिवाय सन्नाटे के कुछ भी नहीं होता। वह रात का सफर मेरे लिए बहुत ही डरावना था। आज जब मैं सोचता हूं तो मुझे हैरानी होती है कि कैसे मैं आधी रात में उस जंगल में चल दिया। मगर जवानी थी और थोड़ा लड़कपन भी था। शायद मुझ में इतनी समझ नहीं थी कि जिस रास्ते पर मैं जा रहा था वह रास्ता मेरे लिए कैसा होने वाला था। मैं जीनत के घर पहुंच गया। दिन के वक्त वह घर इतना खतरनाक नहीं लगता था जितना कि रात के वक्त लग रहा था। मैंने डर से इधर उधर देखा कि कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि इस रास्ते पर तो कोई आता ही नहीं, मगर फिर भी दिल में यह डर था कि कहीं उसके अब्बा तो नहीं है। फिर मुझे याद आया कि जीनत ने मुझे पहले ही बता दिया था, क्योंकि उसके अब्बा 2 दिन के लिए बाहर गए थे। यह सोचकर मैंने ठंडी सांस ली। फिर मैंने जीनत को आवाज लगाई, जीनत, जीनत, कहाँ हो तुम? मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मुझे बहुत देर से घूर रहा है। एक अनजाना सा खौफ मेरे दिल और दिमाग में दौड़ गया और मेरे बदन में सिरहन सी पैदा हो गई। सामने वही बिल्ली थी जिसकी आंखें अंधेरे में बल्ब की तरह चमक रही थीं। वह मुझे घूर रही थी। दिन के वक्त भी वह मुझे मिला करती थी, मगर तब मुझे इतना खौफ महसूस नहीं हुआ था जितना कि आज इस बिल्ली को देखकर हुआ। फिर वही हुआ जो अक्सर होता आया था। वह बिल्ली खिड़की पर कूदी और अंदर भाग गई। मेरी सांस में सांस आई, क्योंकि उस वक्त मुझे उस बिल्ली से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। फिर मैंने जीनत को दोबारा आवाज लगाई। इस बार मेरी आवाज लगाने से अंदर से जीनत की आवाज आई, रुको, मैं आती हूं। यह कहकर उसने दरवाजा खोल दिया। मैंने देखा कि उस वक्त भी उसने काले कपड़े पहने हुए थे। मुझे याद है, उसने ब्लैक कलर का सलवार कमीज पहना था और सिर पर दुपट्टा लिया हुआ था। उसके हाथ में कुछ था। मैंने उससे पूछा, यह क्या है? उसने कहा, कुछ नहीं, मुझे यहां दोबारा वापस नहीं आना है। बस माँ के थोड़े से गहने हैं जो मेरी माँ ने मेरी शादी के लिए बनवा कर रखे थे। मैंने पूछा, क्या यह सही होगा? तुम्हारे अब्बा क्या सोचेंगे? उसने कहा, अब्बा क्या सोचेंगे? माँ ने वैसे भी यह गहने मेरे लिए ही बनवाए थे। फिर उसने मुझसे पूछा, क्या तुमने अपने घर वालों को राजी कर लिया? मैंने उसे तफसील से सारी बात बता दी और साथ में यह भी कहा कि मेरी माँ यह सोच रही हैं कि तुम्हारा भाई भी मेरे साथ आएगा। उसने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम अपनी माँ से कह देना कि रास्ते में उन्होंने मेरे भाई को जान से मार दिया है और वे मुझे भी मारने वाले थे।
हम बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आए हैं। हमारी दुश्मनी न सिर्फ गांव के चौधरी से है, बल्कि हमारे खानदान वालों से भी है। बाकी जो भी सवाल तुम्हारी माँ पूछेंगी, मैं उन्हें खुद समझा दूंगी। उसके ऐसा कहने से मेरी आधी परेशानी दूर हो गई। मैंने कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। मैंने उसे साइकिल पर आगे बैठा लिया और साइकिल चलाने लगा। मगर एक बात मैंने महसूस की। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। उसने मुझसे कहा था कि इसमें माँ के कुछ गहने हैं, मगर वह बैग मुझे अच्छा खासा भारी महसूस हो रहा था। मैंने जीनत से पूछा, जीनत, इसमें और क्या क्या है? उसने यह कहकर टाल दिया, मेरी माँ के कुछ गहने हैं और मेरे कुछ कपड़े। मैंने कहा, ठीक है। मैं बड़ी स्पीड से साइकिल चलाता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। अब मैं बस जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था। जैसे ही मैं घर पहुंचा, मैंने दरवाजा खटखटाया। 1 सेकंड में दरवाजा खुला। मेरी माँ ने खोला था। सामने मेरे अब्बा भी खड़े थे। जीनत को मैंने अभी बाहर ही खड़ा किया हुआ था। मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। मैंने तेरे अब्बा को एक एक बात बता दी है। वह मुझसे थोड़ा नाराज हो रहे थे कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। इतने में मेरे अब्बा मेरे पास आ गए और डांटते हुए बोले, बहुत बड़े हो गए हो तुम यह बात मुझे भी तो बता सकते थे। कहाँ हैं वो दोनों? यह सुनकर मैंने जीनत को आवाज लगाई। जीनत नीचे नजर झुकाए मेरे घर के अंदर आ गई। मेरी माँ ने जीनत से पूछा, बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? जीनत ने नजरें झुकाकर कहा, मेरा नाम जीनत है। मेरी माँ ने पूछा, बेटी, तुम्हारा भाई कहाँ है? यह सुनकर जीनत रोने लगी और वही कहा जो उसने मुझसे पहले कहा था। उसने कहा, मेरे भाई को उन लोगों ने मार डाला। अब मैं इस दुनिया में अकेली हूं और बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आई हूं, आपके बेटे के साथ। मेरी माँ ने मुझसे पूछा, क्या यह सही है? मैंने कहा, हाँ माँ, मेरे सामने ही कुछ लोगों ने मेरे दोस्त को मेरी आंखों के सामने मार डाला और वे जीनत को भी मार डालना चाहते थे। हम लोग अपनी जान बचाकर भागे। बाद में हमें पता चला कि उस गांव के चौधरी के साथ जीनत के खानदान वाले भी मिले हुए हैं। ये सुनकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। मेरे अब्बा की भी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, घबराओ मत बेटी, इसे अपना ही घर समझो। मेरी माँ ने जीनत से कहा, अब तुम हमें अपनी माँ ही समझो। जीनत ने मेरी माँ की तरफ देखा और मेरी माँ उसे देखती रह गई। उन्होंने पहली बार जीनत को गौर से देखा था। जीनत बहुत ही खूबसूरत थी। मेरी माँ ने कहा, ठीक है बेटी, आज रात मेरे साथ सो जाओ, सुबह बात करेंगे। मेरी माँ जीनत को अपने कमरे में ले गई और मैं अपने कमरे में चला गया। मेरा मिशन कामयाब हो गया था। अब मुझे अपने माँ और बाबा को शादी के लिए राजी करना था। मैं बहुत खुश था कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया था और अपनी आगे की जिंदगी के सपने सच होते देख रहा था। पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में पहुंच गया था। जो लड़की मेरे लिए सिर्फ एक ख्वाब थी, आज वह हकीकत में मेरे घर पर बैठी थी। यही सोच सोच कर मैं कब नींद की वादियों में चला गया, मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आंख खुली तो कल की घटना मेरी आंखों के सामने आ गई। मैं अपने आप को बहुत ही तरोताज़ा महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि मैंने और जीनत ने जो भी झूठ घर वालों से बोला है, उसे उन्होंने सच मान लिया। सच तो यह था कि अंदर ही अंदर मैं बहुत दुखी भी था, क्योंकि मैंने अपने अब्बा और अम्मा से झूठ बोला था। अगर उन्हें सच्चाई पता चल गई तो उनका भरोसा मुझ पर से उठ जाएगा, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत के आगे मजबूर था। सोच रहा था कि मोहब्बत में तो पता नहीं लोग क्या क्या कर लेते हैं। मैंने तो सिर्फ एक झूठ बोला है। थोड़ी ही देर बाद मेरी अम्मी मेरे कमरे में आई और उन्होंने मुझसे कहा, इमरान, नहा धोकर तुम कमरे में आ जाओ। मुझे और तुम्हारे अब्बा को तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं घबरा गया। मैंने माँ से पूछा, खैरियत तो है माँ? माँ ने कहा, हाँ बेटा, खैरियत है, बस तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। मैं तैयार होने के लिए चल दिया। 15 मिनट बाद मैं अपनी अम्मी के सामने हाजिर था। माँ ने मुझे एक दूसरे कमरे में बुलाया था। मैंने वहाँ देखा कि अम्मा और अब्बा के अलावा कोई नहीं था। जैसे ही मैं अंदर आया, मेरे अब्बा ने अम्मी को कुछ इशारा किया और मेरी अम्मी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं घबराकर पूछ बैठा, क्या हुआ? खैरियत तो है? क्योंकि मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि कहीं मम्मी और अब्बा को मेरे झूठ का पता तो नहीं चल गया। हो सकता है रात में जीनत ने सब कुछ बता दिया हो और इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया हो। ये सोचकर मेरे माथे पर पसीना आ गया, लेकिन मैंने अपने आप को संभाल लिया। मैंने सोचा, आगे क्या होता है देखते हैं, पहले पता तो चले कि बात क्या है। सबसे पहले मेरे अब्बा मुझसे मुखातिब हुए और बोले, इमरान, सच बताना, यह लड़की तुम्हें कहाँ मिली? तुमने जो हमें बात बताई है, क्या वह वाकई सच है? मैंने कहा, हाँ अब्बा, 100% यह बात सच है। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा?
अब्बा ने हाँ में सिर हिलाया। फिर मम्मी ने मुझसे पूछा, इमरान, झूठ मत बोलना बेटा, सच बताना, क्या वाकई यह सारी बातें सच्ची हैं जो तुमने हमें बताई हैं? मैंने अम्मा से कहा, हाँ अम्मा, यह बातें 100% सच्ची हैं। भला मैं आप लोगों से झूठ क्यों बोलूंगा? फिर मेरे अब्बा बोले, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा यकीन है इमरान। कल रात हमारी जीनत से बातचीत हुई थी, वह बहुत रो रही थी। हमने उसे बहुत समझाया, मगर बेटा, हम मोहल्ले वालों से क्या कहेंगे? जब वे हमसे सवाल करेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? कल रात हमने बहुत सोचा। उसके बाद अब्बा ने अम्मी की तरफ इशारा किया। मम्मी ने मुझसे कहा, बेटा, हमने सोचा है कि हम मोहल्ले वालों को जीनत को अपनी दूर की रिश्तेदार बता देंगे और मोहल्ले वाले हमारी बात पर यकीन कर लेंगे। उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ है बेटा। अभी उसकी उम्र ही कितनी है? मैं देख रहा था कि अम्मी के चेहरे पर जीनत के लिए बहुत ज्यादा हमदर्दी थी। मैं उनकी बात सुनता रहा। उसके बाद अम्मी चुप हो गईं। ऐसा लग रहा था मानो वे कुछ कहने की हिम्मत जुटा रही थीं, मगर उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, हम जानते हैं कि अभी तुम्हारी उम्र कम है। तुमने अभी इंटर ही पास किया है। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी उम्र 18 या 19 साल ही होगी, मगर फिर भी तुम्हारी उम्र शादी के लायक तो है। हम यह भी जानते हैं कि तुम्हें आगे पढ़ाई करनी है। मैंने अम्मी से पूछा, क्या बात है? अगर आप लोगों को कुछ कहना है तो खुलकर कहिए। आप कहना क्या चाहती हैं? मम्मी ने कहा, बेटा, हम यह कहना चाहते हैं कि तुम्हारे अब्बू और मैंने फैसला किया है कि जीनत से तुम्हारा निकाह करा दिया जाए। यह निकाह सादा होगा, बस कुछ रिश्तेदार शामिल होंगे और मैं उन रिश्तेदारों से कोई ना कोई बहाना कर दूंगी। इस तरह वह लड़की मेरी बहू बन जाएगी और तमाम खतरों से बच जाएगी। अगर हम उसे ज्यादा दिन तक अपने घर में रखेंगे तो मोहल्ले वाले सवाल करने लगेंगे कि जवान बेटा है और यह लड़की पता नहीं कौन है। अगर हम इसे अपनी रिश्तेदार भी बताते हैं तो कोई रिश्तेदार ज्यादा दिन तक नहीं ठहरता। हम मोहल्ले वालों से ज्यादा दिन तक झूठ नहीं बोल सकते। हाँ, अगर उसका भाई जिंदा होता तो हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते, लेकिन बेटा, वह लड़की अनाथ है और पूरी तरह से अकेली हो गई है। वह बच्ची यतीम हो गई है बेटा, और किसी यतीम का साथ देना बहुत सवाब का काम है। बेटा, इसलिए हमने तुम्हें बुलाया है। फैसला तुम्हें करना है। यह सुनकर मेरे मन ही मन रसगुल्ले फूटने लगे। मैं तो यही चाहता था। मैं तो सोच रहा था कि मुझे कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। यहां तो मेरे माँ बाप खुद ही शादी के लिए राजी हो गए। मैंने बहुत फिक्र वाली शक्ल बनाकर कहा, ठीक है अम्मी जान, आप लोगों का जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है। और फिर यह फैसला हुआ कि निकाह आज ही करा दिया जाए और मोहल्ले वालों के यहाँ मिठाई बांट दी जाए। और ऐसा ही हुआ। शाम तक हमारा निकाह हो गया। मोहल्ले वालों ने थोड़े बहुत सवाल किए, मगर अम्मी जान ने सबको समझा दिया। उन्होंने क्या कहा मुझे कुछ नहीं पता, पर मोहल्ले वाले चेहरे से मुतमईन दिखे। यह देखकर मुझे तसल्ली हो गई। मेरे लिए एक कमरा सजा दिया गया था और मेरे सामने मेरी मोहब्बत बैठी हुई थी, शर्माई हुई सी। आज हमारी सुहागरात थी। मैं जीनत के पास गया और उसका हाथ पकड़कर कहा, जीनत, यकीन नहीं होता कि तुम मेरी बीवी बन गई हो। जीनत नीची निगाह किए बैठी हुई थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, तुम परेशान हो? उसने कहा, नहीं। फिर उसने निगाह ऊंची की और मुझे बहुत प्यार से देखने लगी। मैंने पहली बार उसके चेहरे को बहुत गौर से देखा। वह वाकई बहुत खूबसूरत थी। बड़ी बड़ी आंखें, घनी पलकें, लंबे बाल, गोरा रंग, गुलाबी होंठ। सच बताऊं तो ऊपर से लेकर नीचे तक वह कयामत ही कयामत थी। फिर जीनत ने मुझसे कहा, इमरान, मुझसे एक वादा करो कि तुम मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करोगे, मुझे कभी छोड़ोगे नहीं। मैंने जीनत का हाथ पकड़कर कहा, नहीं जीनत, मैं तुम्हें छोड़ने की सोच भी नहीं सकता। मैं तुमसे हमेशा ऐसे ही प्यार करूंगा। यह कहकर मैंने उसे अपने गले से लगा लिया। उस रात जीनत ने मुझसे टूटकर प्यार किया। सुबह कब हो गई हमें पता ही नहीं चला। अगली सुबह अब्बा ने मुझे बुलाया और कहा, बेटा, अब तुम शादीशुदा हो गए हो। अब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है। पढ़ाई तुम्हारी आगे की बाकी है। फैसला तुम्हें करना है, आगे पढ़ाई करनी है या फिर हमारी खेती में काम करना है। मैंने अब्बा से कहा, अब्बा, मैं सोच समझकर आपको बताऊंगा। अब्बा खामोश हो गए।
शायद उन्होंने सोचा हो कि नई नई शादी हुई है, थोड़ा वक्त देने की जरूरत है। इसी तरह 6 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। उस साल मैं कॉलेज नहीं जा पाया। फिर एक दिन जीनत ने मुझे बुलाकर कहा, क्यों ना तुम कोई कारोबार शुरू कर लो। मैंने जीनत से कहा, जीनत, हमारे पास थोड़ी बहुत खेती है, मगर कारोबार करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, वो हम कहां से लाएंगे। उसने कहा, तुम फिक्र क्यों करते हो, मैं अपने साथ अपनी अम्मा के गहने भी लाई थी और कुछ और चीजें भी। इन गहनों को गिरवी रख दो या बेच दो, इतनी रकम तो आ ही जाएगी कि तुम कोई कारोबार शुरू कर सको। वैसे भी पढ़ाई लिखाई से होता क्या है, इतना तो तुम पर ही गए हो कि तुम्हें हिसाब किताब करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर नौकरी तो नौकरी होती है, चाहे सरकारी हो या किसी और की। नौकर चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, मगर उसका सिर मालिक के जूतों से हमेशा नीचे ही रहता है। मैं चाहती हूँ इमरान तुम अपना कारोबार करो। मुझे उसकी यह बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसकी सोच अच्छी थी, बल्कि कहा जाए तो बहुत ऊंची थी। लेकिन फिर मैंने उससे कहा, तुम्हारी माँ ने ये गहने तुम्हारे लिए बनवाए थे जीनत, मैं उन्हें कैसे गिरवी रख सकता हूँ, मैं उन्हें कैसे बेच सकता हूँ। जीनत ने कहा, मेरे लिए तुमसे बढ़कर कुछ नहीं है, गहने ही तो हैं, मेरे लिए तो तुम बहुत हो, तुम हो तो सब कुछ है। फिर उसने अपना वही पुराना बैग निकाला। मुझे याद आ गया कि यह वही बैग था जो जीनत अपने साथ लेकर आई थी। उसने बैग खोला और उसमें एक लाल कपड़े की पोटली थी जो काफी बड़ी थी। मुझे याद आ गया कि जब जीनत और मैं साइकिल पर थे तब मैंने उससे पूछा था, तुम्हारे बैग में क्या है। तब जीनत ने कहा था, इसमें कुछ कपड़े और सामान है। लेकिन आज तक उसने उसमें से कोई कपड़ा नहीं निकाला था। वह वही कपड़े पहनती थी जो मैंने उसके लिए बनवाए थे। फिर उसने वह लाल पोटली खोली। जैसे ही पोटली खुली, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसमें कुछ गहने नहीं थे, बल्कि यूं कहूं कि बहुत सारे गहने थे। यहां तक कि मैं कह सकता था कि उन्हें बेचकर मैं पूरी जिंदगी आराम से काट सकता था। फिर जीनत ने मुझसे कहा, तुम इसमें से जितना चाहो ले सकते हो या फिर पूरा ले सकते हो। मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। मैंने कहा, जीनत, तुमने तो कहा था कि इसमें सिर्फ कुछ गहने हैं, मगर यह तो बहुत कीमती और ढेर सारे गहने हैं। यह सुनकर वह मुस्कुरा दी और आंख मारकर मुझसे कहा, तुमने मुझे किस खानदान का समझा था। फिर वह हंसने लगी और बोली, मैं कोई आम खानदान की नहीं हूं। उसने मेरा हाथ पकड़कर चूम लिया और कहा, तुम यह भी कह सकते हो इमरान कि मैं एक राजकुमारी हूं। यह कहकर वह जोर से हंसने लगी। वह पूरी तरह से मजाक के मूड में थी। मैंने उससे कहा, रुको, मैं तराजू लेकर आता हूं। थोड़ी ही देर बाद मैं तराजू लेकर आया। जब मैंने गहनों का वजन किया तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वे गहने बहुत भारी थे, पूरे 55 किलो। उन गहनों के साथ साथ एक छोटी सी नीले रंग की थैली भी थी। मैंने पूछा, इसमें क्या है। उसने हंसकर कहा, मेरे प्यारे शौहर, यह भी तुम्हारा ही है, पूछना क्या, खोल कर देख लो। जब मैंने उसे खोला तो उसमें बड़े बड़े चमकदार 15-20 हीरे थे। ये देखकर मेरी आंखों के सामने एक पल को अंधेरा सा छा गया। मैंने दिल ही दिल में सोचा, इसका मतलब जीनत बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक रखती थी। फिर मैंने जीनत से पूछा, जीनत, मैं कुछ पूछ सकता हूं। अचानक उसके तेवर बदल गए। उसने सख्त लहजे में कहा, शर्त याद है। अचानक मुझे याद आया कि हाँ, उसने मुझसे शर्त रखी थी। मैंने कहा, हाँ जीनत, मुझे शर्त याद है। उसने कहा, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था इमरान कि तुम मुझसे कोई सवाल नहीं पूछोगे, और वैसे भी तुम्हारे लिए इतना काफी है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारी बीवी हूँ। अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इन गहनों को गिरवी रखो और उसमें से पैसों का कोई कारोबार करो। मैं उसकी बात समझ गया। वह बताने के मूड में नहीं थी। मैंने कहा, ठीक है, 55 किलो सोना बहुत होता है और साथ में हीरे भी। मैंने उसमें से सिर्फ आधा किलो सोना निकाला। हालांकि यह आधा किलो सोना भी बहुत था। मुझसे सवाल किए जा सकते थे कि इतना सोना मैं कहां से लेकर आया, मगर यह अच्छा था कि मेरा एक दोस्त सुनार था और बचपन का साथी था। वह भरोसेमंद था, उसे मैं समझा दूंगा। मैंने आधा किलो सोना निकाला और जीनत से कहा, बाकी का सोना संभाल कर रख दो। उसने कहा, तुम फिक्र मत करो इमरान, मैं इसे संभाल कर रख दूंगी।
अब मुझे चिंता होने लगी थी कि घर में इतना सोना होगा तो कोई अनहोनी ना हो जाए। मैंने इस बात का जिक्र जीनत से किया। उसने कहा, इमरान, मैं इसकी हिफाजत बचपन से कर रही हूँ। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, अपने काम पर ध्यान दो। मैं चाहती हूँ कि तुम कारोबार करो और बहुत जल्दी बड़े आदमी बनो। इतने बड़े आदमी बनो कि जितना सोना तुमने देखा है उतना तुम मुझे बनवा कर दो। यह कहकर वह हंसने लगी। मैं चुपचाप वहां से चला आया। घर पर मैंने अब्बा को कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा कि मैं कारोबार करना चाहता हूं और पढ़ना नहीं चाहता। अब्बा ने कहा, उसके लिए पैसे कहां से लाओगे? मैंने कहा, मेरा एक दोस्त मुझे उधार देने के लिए तैयार है, मैं देख लूंगा, आप फिक्र न करें। अब्बा मेरी बात सुनकर खामोश हो गए। मैंने सोना बेचा नहीं, बल्कि उसे गिरवी रख दिया। मैं नहीं चाहता था कि जीनत का सोना मैं बेच दूं। मैं दिल से चाहता था कि मैं कारोबार में तरक्की करूं और उसका सोना वापस कर दूं, क्योंकि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था। हालांकि उसने पूरी तरह से इजाजत दे दी थी, मगर मैं नहीं चाहता था। फिर गिरवी रखकर मैंने उन पैसों से एक कारोबार शुरू किया, कपड़ों का कारोबार, यानी कि एक्सपोर्ट का। धीरे धीरे मेरे काम में तरक्की होने लगी। आज मेरी शादी को 3 साल हो गए थे और इन 3 सालों में मैंने जितनी तरक्की की थी, कोई उतनी 30 सालों में भी नहीं कर पाता। अब मेरे घर की जगह एक शानदार हवेली थी। सभी गांव वाले यही बोलते थे कि इमरान की बीवी बहुत किस्मत वाली है। कुछ लोग तो यह भी कहते थे कि जब से यह लड़की इनके घर में आई है, इनके दिन बदल गए। इसी बीच हमारे 2 बच्चे हुए, दोनों लड़के थे। जीनत उन्हें बहुत प्यार करती थी। जिंदगी बहुत ही खुशहाल कट रही थी। मैं एक लड़की और चाहता था। इसी बीच मेरी दोस्ती साहिल से हो गई। वह भी कपड़ों का व्यापारी था। हम दोनों में अच्छी पटने लगी, क्योंकि हम लोग एक ही कारोबार से ताल्लुक रखते थे। यहाँ तक कि विदेश भी हम लोग साथ साथ ही जाते थे। उसकी और मेरी मुलाकात अमेरिका में हुई थी। मैं किसी काम के सिलसिले में अमेरिका गया हुआ था। वहाँ मेरी और उसकी मुलाकात हुई और हमारी वहीं से दोस्ती हो गई। वह बहुत ही अच्छा आदमी था। वह हमारे गांव से करीब 90 किलोमीटर के फासले पर रहता था। एक दिन उसने हमें दावत पर बुलाया। उसने कहा, इमरान, क्यों ना तुम अपनी बीवी और बच्चों के साथ हमारे गांव में खाने पर आओ। मैं उसकी बात खुशी से मान गया। मैंने कहा, क्यों नहीं। दूसरे दिन मैंने जीनत से कहा कि साहिल ने हमें खाने पर बुलाया है। उसने मना कर दिया। मैं नहीं जाऊंगी, तुम चले जाना। मैंने उससे बहुत कहा, चलो ना, वह बुरा मान जाएगा, मगर वह किसी कीमत पर जाने को तैयार नहीं हुई। हम दोनों में इस बात पर थोड़ा सा झगड़ा भी हुआ। मैंने उससे कहा, तुम्हें जाने में क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा, शर्त याद है? मैं उसकी तरफ हैरत से देखने लगा। मुझे लगा शादी को इतना वक्त हो गया है, अब वह सब कुछ भूल गई होगी। मैंने जीनत से कहा, जीनत, बहुत वक्त हो गया है। मैंने नोट किया है कि तुम मोहल्ले की शादियों में भी नहीं जाती, आस पड़ोस में भी नहीं जाती, और जब भी मैं तुमसे कहीं जाने का जिक्र करता हूं, तुम हमेशा कोई ना कोई बहाना कर देती हो, और आज मुझसे कह रही हो कि शर्त। उसने बहुत गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहा, देखो इमरान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन तुम्हारे साथ आने से पहले मैंने साफ साफ अल्फाजों में तुमसे कहा था कि तुम मुझ पर जोर नहीं डालोगे। मगर मैं आज आर पार करने के मूड में था, क्योंकि बहुत वक्त से मैं देख रहा था कि आने जाने के पीछे अम्मा से भी कई बार जीनत का झगड़ा हो चुका था। मैंने जीनत से कहा, आखिर वजह क्या है? मैंने नोट किया है, जब से हमारी शादी हुई है, तुमने इस घर से कदम बाहर नहीं निकाला। उसने मुझे बहुत गुस्से से देखा। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने कहा, इमरान, मैं हम दोनों की भलाई चाहती हूं, अब इससे आगे मुझसे कोई सवाल मत करना। और यह कहकर पैर पटकती हुई वह बाहर निकल गई। मैं चुपचाप वहां पर खड़ा रहा और गुस्से से बाहर निकल गया। रात को जब मैं कमरे में आया, तब मैंने उससे बात नहीं की, लेकिन वह खुद मेरे पास आ गई, मेरा हाथ पकड़कर मुझे गले लगा लिया और मुझे प्यार करने लगी। वह मुझसे माफी मांगने लगी। जब भी हम दोनों में झगड़ा होता था, मनाने की पहल जीनत ही करती थी। वह हमेशा कहा करती थी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं इमरान, मैं ज्यादा देर तक तुमसे नाराज नहीं रह सकती। और उसकी इसी अदा से मेरा गुस्सा रफू चक्कर हो जाता। इस बार भी यही हुआ। दूसरे दिन मैं अपने दोस्त के घर चला गया। उसने कहा, भाभी साथ नहीं आई? मैंने कहा, नहीं, उसकी तबीयत सही नहीं थी।
उसे बुखार हो गया है। मैंने बहाना मार दिया, मगर आज वह मुझे देखकर बहुत खुश हुआ और उसने मेरा बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया। उसने कहा, आओ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। मैंने कहा, किससे? उसने कहा, हमारे वकील साहब के दोस्त हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं, वे अल्लाह वाले हैं, उन्हें पीर बाबा कहते हैं। मैं उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। मैं इन चक्करों में ज्यादा रहता नहीं था और वैसे भी भूत प्रेत जिन्न पर मैं यकीन नहीं करता था। फिर भी मैं उसके कहने पर उसके साथ दूसरे कमरे में चला गया, जहां पीर बाबा बैठे हुए थे। मुझे देखकर मैंने सलाम किया। उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया और मुझे गौर से देखने लगे। फिर वे मुस्कुराने लगे और बोले, बहुत ही निडर हो तुम, तुम्हारी शादी हो गई? मैंने कहा, हाँ बाबा, मेरी शादी को तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। फिर उन्होंने मेरे घर वालों के बारे में पूछताछ की। मैंने तफसील से बताया कि मैं क्या कारोबार करता हूँ। मेरी माँ है, मेरे वालिद हैं, मेरी बीवी है और मेरे 2 बच्चे हैं। फिर उन्होंने बहुत ही खामोशी से एक सवाल किया, तुम्हारी बीवी कहाँ की रहने वाली है? यह सुनकर मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा, वह मेरी माँ की दूर की रिश्तेदार है, मेरी खाला की बेटी। यह सुनकर वह मुस्कुराने लगे। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ नहीं आई? मैंने कहा, नहीं, उसको बुखार है। फिर उन्होंने एक अजीब सा जवाब दिया, जिसे सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, शायद तुम नहीं जानते कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ आई है। वह तुम्हारे हमेशा साथ रहती है, वह कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। यह सुनकर मैं गुस्से में आ गया। मैंने कहा, क्या बात कर रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं? आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं। मगर वह अपनी जगह से जरा भी नहीं हिले। उन्होंने मुझसे कहा, मेरी बातें तुम्हें बुरी लग सकती हैं, किसी भी आदमी को लग सकती हैं, मगर बहुत जल्दी तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम किसे अपने साथ ले आए हो। मैं गुस्से में आ गया और कहा, बकवास बंद करो बाबा, आप मेरे बारे में जानते क्या हैं? आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। आपकी हिम्मत कैसे हुई? मैं आप जैसे पाखंडी बाबाओं को अच्छी तरह से जानता हूं और मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला। यह सुनकर मेरा दोस्त मुझे बाहर ले गया। मैंने अपने दोस्त से कहा, सिर्फ तुम्हारी दोस्ती के लिहाज से मैं चुप रहा, वरना इस बाबा को यही बता देता, मैं उसका मुंह तोड़ देता। मेरे दोस्त ने कहा, पीर बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं, उन्होंने कुछ तो देखा होगा। मैं अपने दोस्त की बात सुनकर गुस्से में जाने लगा और कार में बैठ गया। मेरा दोस्त मुझे रोक रहा था, मगर मैं नहीं रुका। मैं कार में बैठा और गाड़ी स्टार्ट की। इतने में पीर बाबा बाहर निकल कर आ गए और मुझे देखकर बोले, मेरी बात का बुरा मत मानो नौजवान, अपनी बीवी पर नजर रखो, खास तौर पर रात में देखो। जब तुम रात में सो जाते हो तब तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास होती है या नहीं होती। और हाँ नौजवान, तुम्हें अपने गांव के दाहिनी तरफ के उस सुनसान रास्ते पर नहीं जाना चाहिए था। यह सुनकर मैं हैरत से उनकी शक्ल देखने लगा। यह बात सिर्फ मैं और जीनत जानते थे, ना मेरा दोस्त, ना घर वाले, कोई भी नहीं जानता था। यह एक राज था। यह पीर बाबा को कैसे पता चला? मैंने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से तेजी से निकल गया, और मैंने वहां से गाड़ी स्टार्ट की और बहुत तेजी से निकल गया। गाड़ी चलाते हुए मेरा दिमाग सुन्न था। मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता था, पर मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था, ये बातें पीर बाबा को कैसे पता चली? कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और मुझे पीर बाबा पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। उससे ज्यादा गुस्सा मुझे अपने दोस्त पर आ रहा था कि वह भी पीर बाबा की बातों को सही मान रहा था। लेकिन जो कुछ भी था, मेरे दिल में एक शक तो भर गया था। मेरा दिमाग पीर बाबा की किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, पर मेरा दिल कहीं ना कहीं उनकी बातों को थोड़ा बहुत सही मान रहा था। फिर मैंने अपने दिमाग को झटका दिया और सोचा कि ऐसे वैसे बाबाओं की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें सोचते सोचते कब घर आ गया पता ही नहीं चला। घर पहुंचकर सबसे पहले मम्मी ने मुझे टोका, क्या बात है, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम तो कहकर गए थे कि कल आओगे, मगर तुम तो बहुत जल्दी लौट आए। मैंने मम्मी से कहा, हाँ वह क्या है कि मेरी तबीयत सही नहीं थी अम्मी जान। ये सुनकर वह फिक्रमंद हो गई और बड़े प्यार से मुझसे पूछा, क्या हुआ, तुम सही सलामत तो हो? मैंने कहा, कुछ नहीं है मेरी जान, बस थोड़ी बहुत थकावट है, मैं आराम करना चाहता हूँ। यह कहकर मैं अपने कमरे की तरफ चला गया।
जब मैंने दरवाजा खोला तो जीनत बच्चों को खिला रही थी। वह मुझे देखकर कहने लगी, क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैंने बहाना कर दिया, कुछ नहीं, थकावट थी और तुम्हारे बगैर मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए चला आया। उसने मुझसे पूछा, क्या अब भी तुम मुझसे नाराज हो? मैंने कहा, नहीं जीनत, ऐसी कोई बात नहीं, बस मुझे नींद आ रही है। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, सो जाओ, वैसे भी रात तो होने ही वाली है, अच्छी नींद लेना, सुबह फ्रेश उठोगे। मैं चुपचाप लेट गया, मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। दिल में सिर्फ और सिर्फ पीर बाबा का ही ख्याल आ रहा था। उनकी वह बात, रात में कभी देखना तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास होती है या नहीं। और उनकी एक बात मुझे बहुत ज्यादा टेंशन दे रही थी, तुम्हें जंगल के दाहिनी तरफ के रास्ते पर नहीं जाना चाहिए था। मैंने सोने का नाटक किया, मगर हकीकत में जाग रहा था। रात को कमरे में जीनत आई और मेरे पास आकर लेट गई। उसने मुझे 2-3 बार आवाज दी, यानी उठाने की कोशिश की ताकि मैं खाना खा लूं, मगर मैंने गहरी नींद का नाटक किया। वह समझ गई कि शायद मैं बहुत गहरी नींद में हूं, मगर ऐसा नहीं था। मैं पूरी तरह जाग रहा था। थोड़ी ही देर बाद रात के 11 सा बज गए। जीनत और मेरे दोनों बच्चे मेरे बगल में सो रहे थे, मगर मैं अब भी जाग रहा था। मैं सोच रहा था कि देखता हूं पीर बाबा की बातों में कितनी सच्चाई है। अगर उनकी बात झूठी निकली तो गांव जाकर सबसे पहले उनका दिमाग ठीक करूंगा। मुझे इंतजार करते करते रात के 3 बज गए, मगर मैंने सोने का नाटक जारी रखा। बार बार मैं जीनत को देखता, जो बहुत गहरी नींद में सो रही थी। फिर मैंने खुद से सोचा, लगता है मैं पागल हो गया हूं, अपनी ही बीवी पर शक करने लगा हूं। क्या मेरी बीवी कोई भूत है? इतने में मुझे प्यास लगने लगी। मैं पानी लेने के लिए कमरे में रखे फ्रीज के पास गया और वहां से एक बोतल निकालकर पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद मैं वापस अपने बिस्तर पर आ गया। अब मैंने सोने का इरादा कर लिया था। मैं नींद की वादियों में जाने ही वाला था कि अचानक मेरी नजर अपने बगल में लेटी जीनत पर पड़ी। मेरी हैरत का कोई ठिकाना नहीं था। वहां पर जीनत मौजूद नहीं थी। कहां गई? अभी 2 मिनट पहले तो मेरे पास ही लेटी हुई थी। जनवरी की ठंड थी, मगर मेरे माथे पर पसीना आ गया। फिर मैंने सोचा, शायद बाथरूम गई होगी। मैं पानी पीने में व्यस्त था, इसलिए मेरा ध्यान नहीं गया होगा। मैंने सबसे पहले जाकर बाथरूम चेक किया, मगर वहां कोई नहीं था। फिर मैंने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे घबराहट हो रही हो और वह बाहर लॉन में टहलने चली गई हो, क्योंकि ऐसा वह कभी कभी करती थी। हमारी कोठी के लॉन या गार्डन में चली जाती थी, मगर दरवाजे से बाहर नहीं जाती थी। मैंने जाकर गार्डन चेक किया, मगर वहां भी कोई नहीं था। यह देखकर मेरी घबराहट और बढ़ गई। एक एक करके मैंने पूरे घर के सारे कमरे चेक कर लिए, मगर जीनत का कोई नामो निशान नहीं था। अब मैं बहुत परेशान हो गया और वापस अपने कमरे में चला गया, मगर वहां पहुंचकर मेरी हैरत का ठिकाना नहीं रहा। जीनत अपने बिस्तर पर सो रही थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। यह कैसे हो सकता है? अभी कुछ देर पहले तो वह यहां थी ही नहीं। मैंने पूरा घर चेक कर लिया था और वह कहीं भी नहीं थी। फिर यह सब क्या था? मैंने जीनत को गौर से देखा। वह बड़े ही इत्मीनान से सो रही थी। आज मुझे पहली बार कुछ डर सा महसूस हुआ। फिर मैंने सोचा, हो सकता है कि मैंने पीर बाबा की बातों को ज्यादा ही दिमाग पर ले लिया हो। सुबह जीनत से खुद पूछ लूंगा। मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब नींद को आना होता है तो वह कांटों में भी आ जाती है। मेरी आंख सुबह 11 बजे खुली। जीनत ने मुझे देखकर गुड मॉर्निंग कहा और फिर बोली, क्या बात है, आज ऑफिस नहीं जाना, आज शहर नहीं जाना? क्योंकि मेरा ऑफिस शहर में था और शहर यहां से कुछ ही दूर था। कार से मुझे वहां पहुंचने में 30 मिनट लगते थे। मैंने जीनत से कहा, नहीं, आज मेरा मूड नहीं है। जीनत ने मुझे देखकर कहा, क्या बात है अमन, जब से तुम अपने दोस्त के घर से आए हो तब से मुझे बदले बदले से लग रहे हो। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बता सकते हो। मैंने उसकी बात सुनकर तुरंत पूछा, कल रात तुम कहां थी? यह सुनकर वह एकदम चौंक गई। उसे ऐसी किसी बात की उम्मीद नहीं थी। उसने मुझसे कहा, मैं तो यही थी। लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, और वैसे भी कल रात तुम थक गए थे। हो सकता है तुमने कोई सपना देखा हो। मैंने उससे कहा,
नहीं, मैं कल पूरी रात नहीं सोया। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने खुद देखा, तुम अपने बिस्तर पर नहीं थी। मैंने पूरा घर चेक किया, मगर तुम कहीं नहीं थी। उसने मेरी तरफ गौर से देखा और मुस्कुराने लगी। फिर बोली, अच्छा, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूं और साथ में एक डिस्प्रिन की गोली भी। तुम्हारे सिर में दर्द है और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लगता है तुम ख्यालों की दुनिया में पहुंच गए हो। यह कहकर वह बाहर चली गई। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने ज्यादा जोर नहीं दिया, क्योंकि मैं जानता था कि अगर उसे नहीं बताना है तो वह नहीं बताएगी। फिर किसी दिन इस मसले पर बातचीत कर लेंगे। अब जनवरी लग चुकी थी। ठंड बहुत ज्यादा थी। एक दिन जब मैं ऑफिस से घर आया, तब मैंने देखा कि अम्मी और जीनत में किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। मैंने जाकर झगड़ा शांत कराया और पूछा, क्या बात है? मेरी माँ ने मुझसे कहा, अपनी बीवी से पूछ, सर्दी बहुत ज्यादा है और यह बच्चों को स्वेटर नहीं पहना रही, और आज इसने इतनी ठंड में उन बच्चों को ठंडे पानी से नहला दिया। यह सुनकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। बच्चे बीमार पड़ सकते थे। मैंने जीनत से कहा, यह क्या हरकत है तुम्हारी? इस कड़ाके की ठंड में लोग गर्म पानी से नहाने से डर रहे हैं और तुम बच्चों को ठंडे पानी से नहला रही हो। और तुमने मेरे बच्चों को ठंडे पानी से नहला दिया। तुम्हें पता है, तुम्हारी इस हरकत से उन्हें निमोनिया हो सकता है। वे बहुत बीमार पड़ सकते हैं। मेरी बात सुनकर जीनत ने कहा, मेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर मैं गर्म पानी से नहलाऊंगी तो वे जरूर बीमार पड़ जाएंगे। उन्हें सर्दी नहीं लगती। जब मैंने बच्चों को देखा तो वे सिर्फ हल्के फुल्के कपड़े पहने हुए थे, जैसे कि मई जून की गर्मी में पहने जाते हैं। यह देखकर मुझे और ज्यादा गुस्सा आ गया। मैंने जीनत से कहा, इससे पहले कि मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाए, तुम इसी वक्त इन बच्चों को गर्म कपड़े पहनाओ और कंबल में रखो। मैं डॉक्टर को फोन करता हूं। जीनत ने मुझसे बहुत कहा, मगर मैं उसकी बात नहीं माना। बच्चों को गर्म कपड़े पहना दिए गए, मगर यहां मामला उल्टा हो गया। जब बच्चे हल्के फुल्के कपड़े पहने हुए थे, तब वे खेल रहे थे, मगर जैसे ही उन्हें गर्म कपड़े पहनाए गए, वे बुरी तरह से रोने लगे। मैंने उन्हें चुप कराने की बहुत कोशिश की, मगर वे चुप नहीं हुए। जीनत ने मुझसे कहा, मेरी बात मानो, ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनका मिजाज जानती हूं। यह कहकर उसने बच्चों के स्वेटर उतार दिए और बच्चे बिल्कुल खामोश हो गए। मेरी हैरत का ठिकाना नहीं रहा। इतने में अब्बा पड़ोस के डॉक्टर को बुलाकर ले आए। डॉक्टर ने बच्चों को चेक किया और मुझसे आकर कहा, एवरीथिंग इज ओके, आपके बच्चे बिल्कुल फिट हैं। डॉक्टर ने भी मुझसे कहा, इन्हें गर्म कपड़े पहना दीजिए, हो सकता है इन्हें सर्दी हो जाए। यह कहकर डॉक्टर चला गया और मैं चुपचाप हैरत से यह माजरा देख रहा था। यह सारी बातें मेरी समझ से बाहर थीं। मैं चुपचाप बाहर जाकर गार्डन में बैठ गया और सारी बातों पर गौर करने लगा। कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं चुपचाप जाकर अपने कमरे में चला गया। वक्त ऐसे ही बीतता रहा। 3 साल कब गुजर गए पता ही नहीं चला। इसी बीच मैंने और ज्यादा तरक्की कर ली थी। अब मैं बहुत ज्यादा मशरूफ रहने लगा था। मगर मैंने एक बात नोट की थी, मेरे बच्चे दूसरों के बच्चों के मुकाबले जल्दी बड़े हो रहे थे। मतलब मेरा एक बच्चा 3 साल का था, मगर वह 8 साल का लगता था। शुरुआत में तो मैंने इस पर गौर नहीं किया और यही सोचा कि यह अच्छी परवरिश का नतीजा है या गांव की ताज़ी हवा का असर है। मगर इससे भी अजीब बात यह थी कि मेरे बच्चे गांव के बच्चों के साथ नहीं खेलते थे। ना तो उनके कोई दोस्त बने थे, ना ही स्कूल में उनके दोस्त बने। सबने यही कहा कि तुम्हारे बच्चे बहुत चुप चुप रहते हैं। एक बार तो हद हो गई। मैंने गांव के पड़ोस के एक बच्चे से पूछा, तुम मेरे बच्चों के साथ क्यों नहीं खेलते? उसने कहा, हमें दोनों भाइयों से डर लगता है, मतलब मेरे दोनों बच्चे। मैंने पूछा, क्यों? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, बस लगता है वे कुछ अजीब हैं। मैंने फिर पूछा, कैसे? तो वह डर गया। मैंने उसे अपने पास बुलाया और कहा, डरो मत, मुझे पूरी बात बताओ। क्या वे स्कूल में कोई शैतानी तो नहीं करते? उसने मुझसे कहा, अगर कोई बच्चा तुम्हारे बच्चों का मजाक उड़ाता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है। इसीलिए हमारे घर वालों ने हमें तुम्हारे बच्चों के साथ खेलने से मना किया है। ये सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया और चुपचाप वहां से वापस चला आया। फिर मैंने सारी पिछली घटनाओं पर गौर करना शुरू किया। सोचते सोचते मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि कुछ तो गलत है।
जो मेरी समझ में नहीं आ रहा। फिर मैंने एक फैसला किया, मैं पीर बाबा से जाकर मिलूंगा। सच कहूं तो अब मैं इस बात की तह तक जाना चाहता था। जीनत का व्यवहार भी कुछ अलग ही होता जा रहा था, और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि जीनत अब घर से बाहर नहीं निकलती थी। अब तो गांव वाले भी दबी जुबान में बातें करने लगे थे। उनका मानना था कि जीनत बहुत ही घमंडी औरत है। अब मैं हर हाल में इस रहस्य की तह तक जाना चाहता था। मैंने फैसला कर लिया कि आज ही मैं पीर बाबा से मिलूंगा। यह सोचकर मैं अपने दोस्त से मिलने चला गया। मेरा दोस्त घर पर ही था। वह मुझे देखकर चौंक गया। मैंने उससे सीधे कहा, मुझे पीर बाबा से मिलना है। जाते ही मैंने अपने दोस्त से कहा, मुझे पीर बाबा से मिलना है। वह मुझे देखकर हैरान और परेशान हो गया। उसने मुझसे कहा, क्या बात है इमरान, पहले इधर बैठो, आराम से बात करते हैं। फिर उसने मुझसे पूछा, बोलो क्या बात है। मैंने कहा, मुझे पीर बाबा से मिलना है, अभी और इसी वक्त। कहाँ मिलेंगे वह? मेरी बात सुनकर वह खामोश हो गया। फिर उसने कहा, तुम तो पीर बाबा पर यकीन नहीं करते थे। मैंने जवाब दिया, हाँ सही बात है, पहले यकीन नहीं करता था, लेकिन अब कुछ हालात ऐसे बन रहे हैं कि मुझे उनकी बात पर थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कुछ तो गलत हुआ है। वह बोला, ठीक है, शाम के वक्त वह अपने घर पर मिलेंगे। अभी तो वह दरगाह में होंगे, उनके घर पर चलकर उनसे बात करते हैं। तब तक तुम बताओ, क्या लोगे, चाय या कॉफी? मैंने कहा, नहीं, मेरा मूड नहीं है। और वाकई मेरा कुछ भी पीने या खाने का मन नहीं था। शाम के वक्त हम दोनों पीर बाबा के घर गए। पीर बाबा अपने कमरे में ही बैठे हुए थे। उन्होंने हमें देखकर सलाम किया और बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। फिर मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, क्यों मियाँ, आखिरकार तुम्हें हमारे पास आना ही पड़ा। मैं कुछ कहने ही वाला था कि उन्होंने कहा, बैठ जाओ, पहले कुछ खा पी लो। तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है जैसे तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। परेशानी तुम्हारे चेहरे से साफ झलक रही है। फिर पीर बाबा ने हमारे सामने खाना लगवा दिया और मुझसे कहा, आराम से खाओ। हम लोगों ने खाना खाया। फिर पीर बाबा ने हमारे लिए चाय मंगवाई। मैं चाय की चुस्कियां लेने लगा। फिर मैंने पीर बाबा से कहा, पिछली मुलाकात में मैंने आपकी बात पर गौर नहीं किया था। पीर बाबा ने मुझे खामोश रहने का हुक्म दिया। थोड़ी देर के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर पीर बाबा ने मुझसे कहा, मैंने तुमसे कहा था कि रात के वक्त तुम्हारी बीवी कमरे में मौजूद होती है या नहीं। अब तुम सारी बातें मुझे तफसील से बताओ। मैं उन्हें बताने लगा। फिर रात में अचानक जीनत गायब हो गई। फिर क्या क्या हुआ? उन्होंने बीच में ही मुझे रोक दिया और कहा, मुझे वह बातें बताओ जो तुमने आज तक किसी को नहीं बताई। मैंने पीर बाबा से कहा, मैं कुछ समझा नहीं। उन्होंने कहा, तुम्हारी शादी कैसे हुई, तुम्हारी मुलाकात कब और कैसे हुई, मुझे सब बातें बताओ, कुछ भी मत छुपाना। फिर मैंने उन्हें बताना शुरू कर दिया कि कैसे मैं ट्यूशन पढ़ने जाता था और गांव के दाहिनी तरफ के जंगल का रास्ता चुना था। ट्यूशन जाने के दौरान मेरे साथ क्या क्या हुआ, मेरी जीनत से कैसे मुलाकात हुई, शुरू से लेकर अंत तक जो कुछ भी हुआ वह सब मैंने उन्हें बता दिया। पीर बाबा मेरी बात बहुत ही गौर से सुन रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, मैंने एक बात नोटिस की है, तुमने हर बार मुझे अपनी कहानी बताई, लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया कि जब भी तुम जीनत के घर गए तुम्हें वहां एक बिल्ली दिखाई देती थी? मैंने सोचा और फिर कहा, हाँ पीर बाबा। पीर बाबा ने मुझसे पूछा, तुम्हें यह सब देखकर उस वक्त कुछ अजीब नहीं लगा था? मैंने कहा, शुरू में तो लगा था, मगर मैं इन चीजों पर यकीन नहीं करता था। फिर पीर बाबा ने मुझसे कहा, अब क्यों यकीन करने लगे हो? मैंने जवाब दिया, उसके पीछे एक वजह है। मेरे बच्चे आम बच्चों के मुकाबले बहुत तेजी से और बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं। शुरू में तो मैंने इस पर ज्यादा गौर नहीं किया था, लेकिन अब यकीन हो गया है कि यह सिर्फ एक संयोग नहीं है। जरूर इसके पीछे कोई न कोई राज छुपा हुआ है। और जीनत, उसने पहले ही शर्त रखी थी कि न वह मुझे कुछ बताएगी और न ही मैं उससे कुछ पूछ सकता हूं। जब भी मैंने पूछने की कोशिश की, या तो वह गुस्सा हो गई या फिर उसने बात टाल दी। मैंने आगे कहा, मगर पीर बाबा, उसकी मोहब्बत में आज तक कोई कमी नहीं आई। वह मुझसे आज भी उतनी ही मोहब्बत करती है जितनी शादी से पहले करती थी। पीर बाबा ने गहरी सांस ली और कहा,
यह सच है कि वह लड़की तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। अगर वह तुमसे मोहब्बत नहीं करती होती तो यकीन मानो तुम उस जंगल से जिंदा वापस नहीं आते। उस जंगल के सुनसान रास्ते पर आज तक जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। तुम पहले ऐसे आदमी हो जो वहां से लौटे हो। उन्होंने आगे कहा, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने वहां पर कुछ बनवाने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब भी ऐसा हुआ कोई न कोई हादसा हो गया। इसीलिए न तो गांव के लोग वहां जाते हैं और न ही शहर के लोग। वहां सिर्फ खेत, जंगल और वीरानी के सिवा कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने मेरी आंखों में गहरी नजर डाली और पूछा, तुमने कभी यह बात नहीं सोची कि उस जंगल में जहां सालों से कोई आदमी भटकता तक नहीं, न इंसान और न कोई इंसानी जात, वह लड़की वहां क्या कर रही थी? क्या वह कोई इंसान है या फिर कुछ और? मैं पीर बाबा की बातें बहुत हैरत से सुन रहा था। मैंने उनसे कहा, पीर बाबा, आप कहना क्या चाहते हैं? पीर बाबा ने कहा, तुम अभी अपने घर जाओ। 2 दिन बाद मैं तुम्हारे घर आऊंगा। वहीं सारे मसले हल हो जाएंगे। मुझे कुछ तैयारियां करनी होंगी, उसके बाद ही मैं आऊंगा। इसमें मुझे 2 दिन का वक्त चाहिए। फिर उन्होंने कहा, और हाँ, तुम्हें अब अपनी बीवी पर इस बात का दबाव डालना होगा कि उसके अब्बा कहाँ हैं। अगर वह वाकई उसके अब्बा हैं तो उन्होंने आज तक उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? इसके बाद उन्होंने मुझे जाने की इजाजत दे दी। मैं ये सारी बातें सुनकर घर आ गया। घर पहुंचा तो देखा कि जीनत और अम्मा फिर उसी बात को लेकर झगड़ रही थीं। सर्दियों का मौसम था और जीनत ने बच्चों को बारीक कपड़े पहना रखे थे। मैंने अंदर आते ही कहा, तुम लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो? अम्मा ने गुस्से में कहा, आज तो हद ही पार हो गई है इमरान, ये लड़की मेरी बात मानती ही नहीं। मैंने जीनत से पूछा, क्या प्रॉब्लम है? जो अम्मा कह रही हैं वह कर दो। जीनत ने तुनक कर जवाब दिया, ये मेरे बच्चे हैं इमरान, मैं इनका मिजाज जानती हूं। यह सुनकर अम्मा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने मुझसे कहा, कल तेरे अब्बा उसी गांव गए थे जहां जीनत पहले रहती थी। इत्तेफाक से वहां के चौधरी से उनकी मुलाकात हो गई। तेरे अब्बा ने थोड़ी बहुत पूछताछ की थी जीनत के साथ हुए हादसे के बारे में, मगर उस गांव में ऐसा कोई हादसा कभी हुआ ही नहीं था। अम्मा ने आगे कहा, सच बता बेटा, यह लड़की कौन है, किस खानदान से है? गांव के चौधरी ने साफ साफ कह दिया कि वहां जीनत नाम की कोई लड़की रहती ही नहीं। न उसका कोई भाई है, न उसके कोई माँ बाप हैं। तूने तो कहा था कि इस लड़की की जान खतरे में थी, इसके माँ बाप को मार दिया गया था। मगर जब हमने गांव वालों से पूछा तो सबने इस बात से इनकार कर दिया कि ऐसा कोई हादसा कभी हुआ है। तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? कौन है ये लड़की? यह सुनकर मैं दंग रह गया। मेरे दिमाग में यह बात कभी नहीं आई थी कि जो झूठ मैंने अम्मा और अब्बू से बोला था वह कभी पकड़ में भी आ सकता है। मेरी पर पसीना आ गया। मैंने अम्मा से कहा, तुम थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ, मैं तुम्हें सब बातें बता दूंगा। इतना सुनते ही जीनत रोने लगी और भागकर अपने कमरे में चली गई। मैं उसके पीछे गया। जीनत बिस्तर पर सिर झुकाए बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। मैंने उसके पास बैठकर कहा, जीनत, यकीन मानो, मैं तुमसे आज भी उतनी ही मोहब्बत करता हूं। यह सुनकर जीनत मुझसे बुरी तरह लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उससे कहा, अब छुपाने का कोई फायदा नहीं। जीनत, मुझे बताओ, तुम्हारे अब्बा कहाँ हैं? अब मैं घर वालों से झूठ नहीं बोल सकता, मुझे उन्हें सच बताना ही पड़ेगा। यह सुनकर जीनत ने मुझसे कहा, तुम मेरे अब्बा को नहीं जानते इमरान, वह हमारी शादी को कभी नहीं मानेंगे। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, यह बात मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारे अब्बा को मना लूंगा। यह सुनकर वह फिर रोने लगी और नाराज नजरों से मुझे देखने लगी। उसने कहा, तुम नहीं जानते इमरान, मैं आज तक घर से बाहर नहीं निकली तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मेरे अब्बा हैं। मैंने जीनत से कहा, अब हम कर भी क्या सकते हैं? हमने जो झूठ अपने घर वालों से बोला था वह अब पकड़ में आ गया है। उन्हें सच्चाई पता चल चुकी है और अब हमें सच बताना ही पड़ेगा। रात भर हम दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस होती रही। फिर 2 दिन बीत गए। इसी दौरान हमारे घर पर पीर बाबा आ गए। उन्होंने जीनत को देखा। जीनत ने उन्हें सलाम किया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। इसके बाद पीर बाबा मेरे माँ बाप से बातें करने लगे, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ साफ तौर पर नहीं बताया था। थोड़ी देर बाद मेरी माँ मेरे कमरे में आई और कहने लगी,
हमें सब पता लग गया है बेटा। यह लड़की तुम्हें उस जंगल के सुनसान रास्ते पर जो घर बना है वहां मिली थी, है ना? इसका बाप इसके लिए परेशान होगा। हमें आज ही इसके घर जाना होगा, ऐसा पीर बाबा ने कहा है। मैंने यह बात जीनत को बताई। जीनत ने मुझसे बहुत जिद की कि हम वहां न जाएं, मगर मैंने उसकी एक भी बात नहीं मानी। उसने मुझे अपनी शर्तों का हवाला भी दिया, लेकिन मैंने उससे कहा, जीनत, ये सब बातें अब पुरानी हो चुकी हैं। घर वालों को हमारी हकीकत पता चल चुकी है। मुझे तुम्हारे अब्बा से मिलना ही पड़ेगा। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, लेकिन एक बात मेरी और मान लो। आज नहीं, कल चलेंगे। आज रात तो कम से कम मेरे साथ रह लो। मैं उसकी यह बात सुनकर चौंक गया। मैंने उसे गले लगा लिया और कहा, घबराती क्यों हो? मैं तुम्हारे अब्बा को मना लूंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा तुम सोच रही हो। उस रात जीनत ने मुझसे बहुत प्यार किया, बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि टूट कर प्यार किया। पूरी रात वह मुझे चूमती रही और कभी प्यार करके रोने लगती। ऐसा लग रहा था जैसे आज की रात के बाद वह मुझसे कभी नहीं मिलेगी। मगर मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन हम लोगों ने तय किया कि मैं, जीनत, मेरे बाप और पीर बाबा साथ चलेंगे। चलने से पहले जीनत ने फिर मुझसे कहा, एक बार और सोच लो इमरान। उसने मुझसे फिर मिन्नतें करनी शुरू कर दी, मगर मैंने उसकी एक नहीं सुनी। मैंने उससे कहा, घबराओ मत, शाम तक हम लोग वापस आ जाएंगे। फिर उसने हथियार डाल दिए और हम लोग उस रास्ते की तरफ चल पड़े। वही रास्ता जो गांव के दाहिनी तरफ जंगल के सुनसान हिस्से की ओर जाता था। मैंने महसूस किया कि जैसे जैसे हम उसके घर के करीब आते जा रहे थे, उसके चेहरे पर मायूसी बढ़ती जा रही थी। मैंने आसपास देखना शुरू किया और फिर से वही यादें मेरे तसव्वुर में आ गईं। किस तरह मैं इसी रास्ते से पहली बार ट्यूशन पढ़ने गया, किस तरह मेरी मुलाकात जीनत से हुई, वगैरह वगैरह। यह सब सोचते सोचते हम जीनत के घर पहुंच गए। जब मैंने उसके घर को दूर से देखा तो वह बिल्कुल भी नहीं बदला था। जैसे सालों पहले था वैसे ही आज भी था। उसके घर का दरवाजा बंद था। मैंने जीनत से कहा, चलो चलते हैं और तुम्हारे अब्बा को आवाज लगाते हैं, हो सकता है वह घर पर ही मौजूद हो। जीनत ने मुझसे कहा, इमरान रुक जाओ, पहले मैं घर के अंदर जाती हूँ। अगर मेरे अब्बा मुझसे नाराज होंगे तो मैं उन्हें मना लूंगी। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे आवाज लगाने से वह बाहर आए और कोई अनहोनी हो जाए। मैंने पीर बाबा की तरफ देखा। उन्होंने सिर हिलाकर हामी भरी। फिर जीनत ने अपने अब्बा को 2-3 बार आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। जब उसने दरवाजा हल्का सा खटखटाया और थोड़ा जोर लगाया तो दरवाजा खुल गया। वह अपने घर के अंदर चली गई। अंदर जाने से पहले उसने एक बार पलट कर देखा और नाराज नजरों से मुझे देखा। जब वह नाराज होती थी तो इसी तरह मुझे देखा करती थी। करीब थोड़ी देर तक वह मुझे देखती रही, जी भर के। फिर वह अंदर चली गई और हम सब बाहर इंतजार करने लगे। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। बहुत देर हो गई। फिर मैंने जीनत को आवाज लगाना शुरू कर दिया, मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। इतने में पीर बाबा ने मुझसे कहा, अंदर से कोई आवाज नहीं आएगी इमरान, क्योंकि अंदर कोई है ही नहीं, अंदर कोई रहता ही नहीं। पीर बाबा की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है पीर बाबा? पीर बाबा ने कहा, अगर यकीन नहीं होता तो थोड़ी देर और इंतजार कर लो। हम इंतजार करते रहे। करते करते पूरे 3 घंटे बीत गए। मुझसे सब्र नहीं हुआ। मैंने कहा, बस बहुत हुआ, मैं अंदर जाकर देखने वाला हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके अब्बा ने उसे कमरे में कहीं बंद कर दिया हो। मैं अंदर गया और देखा कि यह घर नहीं बल्कि पूरी एक हवेली थी। इतने में पीर बाबा भी अंदर आ गए। मुझे देखकर उन्होंने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अब हम दोनों हवेली के अंदर थे। हमने घर के अंदर का एक एक कोना छान मारा, मगर वहां किसी का वजूद ही नहीं मिला। सर्दी के बावजूद मुझे पसीना आने लगा। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं बड़बड़ाया, जीनत गायब कैसे हो सकती है? अचानक वह कहां चली गई? अभी तो हमने पूरा घर छान मारा, तब कोई नहीं था। फिर यह बिल्ली कहां से आ गई? मैंने गौर से बिल्ली को देखा। बिल्ली भी मुझे गौर से देखने लगी। हम दोनों एक दूसरे को टकटकी बांध कर देख रहे थे कि अचानक मेरे दिमाग को जोर का झटका लगा। उस बिल्ली की आंखें हूबहू जीनत की तरह थीं। वह मुझे नाराज नजरों से घूर रही थी। खुदा की कसम,
उसके घूरने का अंदाज बिल्कुल वही था जैसे जीनत मुझसे नाराज होकर मुझे देखा करती थी। गुस्से में जीनत की आंखें जैसी हो जाती थीं, वैसी ही इस वक्त इस बिल्ली की थीं। यह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर उस बिल्ली ने पीर बाबा की तरफ देखा और उन्हें देखकर गुर्राने लगी। इसके बाद उसने मेरी तरफ देखा। अब की बार उसकी आंखों में नाराजगी की जगह मायूसी थी। खुदा की कसम, उस बिल्ली का देखने का अंदाज हूबहू जीनत की तरह था। फिर वह खिड़की पर चढ़ी और अंदर चली गई। तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगीं, बारिश जोरों से होने लगी, जंगल से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगीं। पीर बाबा ने फौरन कहा, जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलो। मैंने घबरा कर पूछा, लेकिन पीर बाबा, जीनत? पीर बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, सब बताऊंगा तुम्हें, फिलहाल अपनी जान बचानी है तो चलो यहां से। पीर बाबा कुछ आयतें पढ़ रहे थे और हम लोग वहां से बहुत तेजी से चल दिए। जैसे ही हम अपने घर पहुंचे, हमने देखा कि अम्मा बहुत परेशान थीं और बेचैनी से टहल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें हमारा ही इंतजार था। हाथ मलते हुए उन्होंने कहा, जैसे ही तुम लोग यहां से निकले, दोनों बच्चे बुरी तरह से रोने लगे। मैंने उन्हें गर्म कपड़े पहना दिए, मगर वह और ज्यादा फूट फूट कर रोने लगे। अम्मा ने घबरा कर मुझसे पूछा, जीनत कहाँ है? इतने में पीर बाबा बोले, बच्चे कहाँ हैं? अम्मा ने कहा, अंदर हैं, रो रहे हैं, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे। मैंने बहुत कोशिश की, मगर वह चुप नहीं हो रहे। पीर बाबा तेजी से अंदर गए और कुरान की आयतें पढ़ने लगे। मैंने देखा कि मेरे बच्चे दहाड़े मार मार कर बुरी तरह से रो रहे थे, जैसे उन्हें अंदर से कोई बहुत ज्यादा तकलीफ हो। पीर बाबा ने मुझे देखकर कहा, ये बच्चे नहीं बचेंगे। उनका इतना कहना था कि मेरे दोनों बच्चे मेरी आंखों के सामने दम तोड़ गए। मैं सदमे में था। मैं फूट फूट कर रोने लगा और चिल्लाया, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। पीर बाबा ने सख्ती से कहा, चुप हो जाओ, मैं तुम्हें सब बताता हूं। फिर उन्होंने मेरे माँ बाप से कहा, जितनी जल्दी हो सके इन बच्चों को दफना दो। हमने वैसा ही किया। रात का भयानक सच। उस रात पीर बाबा ने हम सबको बुलाया। मैं गहरे गम और अफसोस में डूबा हुआ था। पीर बाबा ने मुझे देखा और बोले, जानते हो तुम्हारी बीवी कौन थी? मैंने धीरे से कहा, नहीं। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मैं बताता हूं। तुम्हारी बीवी दरअसल इंसानों में से नहीं थी, वह जिन्नातों में से थी। मेरी आंखें फटी रह गईं। उन्होंने आगे कहा, तुमने वहां पर एक बिल्ली देखी थी, है ना? यहां तक कि आज जब तुमने वह बिल्ली देखी तो बताओ, तुम्हें उस वक्त क्या महसूस हुआ? मैंने कांपती आवाज में कहा, पीर बाबा, उस बिल्ली की आंखें बिल्कुल जीनत की तरह थीं। उसका देखने का अंदाज भी बिल्कुल जीनत जैसा था। पीर बाबा बोले, सच यही है कि जीनत एक जिन्नात थी, और तुम्हारे बच्चे भी। मैं अवाक रह गया। उन्होंने आगे कहा, आज नहीं तो कल वे मर ही जाते, क्योंकि जीनत जिन्नातों में से थी और तुम इंसानों में से। कोई मेल ही नहीं था। वे बच्चे न पूरी तरह इंसान थे, न पूरी तरह जिन्नात। और अगर वे बच भी जाते तो आगे चलकर वे दुनिया के लिए और ज्यादा खतरनाक हो जाते। हमारी दुनिया वाले उन बच्चों को कभी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनमें इंसानों का असर भी था और जिन्नातों का भी। तुम नहीं जानते बेटा, ये लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं। जब इन्हें गुस्सा आ जाए तब ये कुछ नहीं देखते। वे आग के बने हैं और हम मिट्टी के। तुम खुशकिस्मत हो इमरान कि जीनत तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। आज तक वह अपने घर से बाहर इसलिए नहीं निकली क्योंकि इसकी एक वजह थी। जब भी कोई जिन्नात कौम से लापता हो जाता है तो वे उसकी तलाश करने लगते हैं। उसने अपने घर में ही, अगर सही कहा जाए तो तुम्हारे घर में ही, एक दायरा बना रखा था। इसलिए वे लोग उसे आज तक कभी ढूंढ नहीं पाए, और जिस दिन वे उसे ढूंढने में कामयाब हो जाते वे तुम्हें मार देते, तुम्हारा पूरा खानदान तबाह कर देते। पर अब घबराने की बात नहीं है। अब जीनत यहां कभी नहीं आएगी। वह यहां पर सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि तुम उसे यहां पर लेकर आए थे। इसका मतलब यह है कि जहां जीनत का घर था वह उनकी दुनिया थी और तुमने उनकी दुनिया में प्रवेश कर लिया था। जब तक तुम उसे अपने साथ आने की इजाजत नहीं देते वह यहां पर कभी नहीं आ सकती थी, क्योंकि इन लोगों का भी एक दायरा होता है बेटा, और वह भी एक दायरे में थी। उनकी दुनिया अलग है और हमारी दुनिया अलग है। हमारी और उनकी दुनिया के बीच एक प्रकार का दायरा है। तुमने जंगल में जाकर उस दायरे को तोड़ दिया और तुम्हारी मुलाकात उस बिल्ली से हो गई। दरअसल वह कोई आम बिल्ली नहीं थी, बल्कि जीनत ही थी, बिल्ली की शक्ल में। तुमने उसके ही घर जाकर आवाज दी, उससे पानी मांगा, और उसने तुम्हें पानी नहीं बल्कि ठंडा दूध दिया। हमारी और उनकी दुनिया का दायरा उसी वक्त टूट गया था जिस वक्त तुमने वह दूध पिया था। और यह बात भी सच है कि अगर तुम वह दूध नहीं पीते तो उस दिन वहां से जिंदा वापस नहीं आ पाते। हाँ, यह सच है कि वह तुमसे सच्ची मोहब्बत करती थी, इसलिए तुम आज तक जिंदा रहे और तुम्हारे घर वाले सही सलामत रहे। मगर बेटा, आखिर वह थी तो जिन्नात की कौम से, तुम्हारा उससे कोई मेल नहीं था। तुम्हें अपनी माँ की बात माननी चाहिए थी और उस जंगल की तरफ नहीं जाना चाहिए था। तुम जब पहली बार मेरे पास आए थे
तब मैंने अपने इल्म से यह बात पता कर ली थी कि तुम्हारे साथ जो औरत रह रही है वह कोई इंसान नहीं बल्कि जिन्नात थी। यह सुनकर मेरे पूरे तरीके से रोंगटे खड़े हो गए। अभी भी जंगल का नजारा मेरी आंखों के सामने था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ जो कुछ हुआ वह सच था या झूठ, मगर यह 100% सच था क्योंकि मैंने उस बिल्ली को बहुत गौर से देखा था। फिर मैंने पीर बाबा से पूछा, पीर बाबा, जो बिल्ली मुझे दिखाई दी थी क्या वह बिल्ली जीनत ही थी? पीर बाबा ने कहा, हाँ, वह बिल्ली जीनत ही थी। तुमने देखा नहीं था? जब तुम उससे यानी जीनत से मिलने जाते थे तो सबसे पहले बाहर तुम्हें वही बिल्ली ही मिलती थी और बिल्ली के अंदर जाने से पहले कोई आवाज नहीं आती थी। जब वह बिल्ली घर के अंदर जाती थी तभी जीनत घर से बाहर निकलती थी। इन लोगों को अल्लाह ताला ने ताकत दे रखी है। यह किसी की भी शक्ल ले सकते हैं, जानवर की भी, इंसानों की भी, मगर इनकी दुनिया और हमारी दुनिया अलग है। तुम बस एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, हम लोग इंसान हैं, हमारी दुनिया अलग है, उनकी दुनिया अलग है। हमारे और उनके दरमियान एक दायरा है और जब यह दायरा टूटता है तो कुछ ना कुछ गलत होता है। पीर बाबा ने कहा, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारी जान बच गई। यह रिश्ता कुछ वक्त तक तुम्हें एक अच्छा एहसास देता, मगर आगे जाकर तुम्हारे लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर देता। मैंने पीर बाबा से पूछा, वह कैसे पीर बाबा? पीर बाबा ने कहा, बेटा, जिन्नातों की उम्र बहुत लंबी होती है। उनकी उम्र 800 साल, 900 साल, 1000 साल तक और इससे भी ज्यादा हो सकती है, और इंसान की उम्र 90 या 100 साल तक होती है। तुम जब बूढ़े और कमजोर हो जाते तब भी जीनत जवान ही रहती। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि उनकी दुनिया और हमारी दुनिया अलग है। फिर वक्त बीतता चला गया। मेरे घर वाले फिर से मेरी शादी के लिए जिद करने लगे और मेरी उम्र 40 साल हो गई। मेरी अम्मी अब बहुत बूढ़ी हो गई थी। एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, जो कुछ भी हुआ वह तेरी तकदीर में लिखा हुआ था, उसे भूल जा और दूसरी शादी कर ले। मैंने ना चाहते हुए भी हामी भर दी और दूसरी शादी कर ली। मेरी दूसरी बीवी भी बहुत ही खूबसूरत थी, वह मुझसे बहुत प्यार करती थी। फिर वक्त बीतता चला गया और इसी बीच हमारे 2 बच्चे हुए, दोनों जुड़वा। आज मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। मैंने अपनी बीवी से कुछ भी नहीं छुपाया। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था मैंने सारी हकीकत उसे बता दी, क्योंकि अब मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहता था और न ही किसी को धोखे में रखना चाहता था। और जिसके साथ मुझे जिंदगी बितानी थी उसके साथ तो बिल्कुल नहीं। शादी से पहले ही मैंने अपनी बीवी को सारी बातें बता दी थीं और उससे पूछ लिया था कि यह सब कुछ सुनने के बाद अगर वह मुझसे शादी करने के लिए तैयार है तो ही आगे बढ़े। मेरी बीवी ने मेरी सारी बातें मान ली थीं और कहा था, तुमसे जो कुछ भी हुआ वह अनजाने में हुआ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरी बीवी को मेरी सारी हकीकत मालूम है। कभी कभी वह मुझे उसी अंदाज में देखती है, सिर्फ मुझे डराने के लिए, और मैं किसी बच्चे की तरह कांप जाता हूँ। आज भी मुझे सुनसान जगह पर जाने से डर लगता है, और सबसे ज्यादा डर किसी काली बिल्ली से। मगर अंदर ही अंदर एक बात मैं आज भी सोचता हूँ, आज भी मेरे दिल के कोने में डर भी है और मोहब्बत भी। वह जिन्नात थी या कुछ और, पर वह मेरी पहली मोहब्बत थी। सही मायनों में मेरे दिल में आज भी उसके लिए मोहब्बत है। पीर बाबा ने मुझसे कहा था कि अब वह मेरे सामने कभी नहीं आएगी, क्योंकि वह अपनी दुनिया में जहां से आई थी वापस चली गई है। और साथ ही उन्होंने मुझसे यह भी कहा था कि अब कभी भूल से भी उस गांव के दाहिनी तरफ के रास्ते से जंगल की तरफ मत जाना। काश मैं अपनी माँ की बात मान लेता। मेरी माँ ने मुझसे कहा था, बेटा, गांव के दाहिनी तरफ जो रास्ता जंगल की ओर जाता है उस रास्ते पर कभी मत जाना। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सबने चैनल को इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका आभार। इस कहानी पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर दें और बताएं किसका रोल आपको बहुत अच्छा लगा। ऐसी ही कहानियां लेकर मैं आपको जल्द मिलूंगा। तो दोस्तों, मुझे जरूर फॉलो कर दीजिए ताकि अगली कहानियों का आपको पता चले। आप सबका दिल से धन्यवाद। जल्द मिलूंगा नई कहानी के साथ।